इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इज लाइक, साथ ही साथ में इसमें एप्लीकेशंस माने उनके अनुप्रयोग पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये इसका डिटेल है। सो विद दैट नोट आई वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट हियर। दैट्स सो नाइस, ग्रेट, गुड इवनिंग टू ऑल हु ऑल आर वाचिंग द प्रोग्राम राइट नाउ, और जो लोग इस क्लास को आगे अटेंड करेंगे बाद में। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, और ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमारा क्या टॉपिक है। हिंदी मीडियम वाले परीक्षार्थियों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि जो हमारा ये सेक्शन है, इसमें विषय है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति की गहन समझ। इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप प्री में पूरे करेंगे, मेंस पर खूब अच्छे से इस पर क्वेश्चन और सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। हाल के अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे करना, भविष्य की क्या-क्या परियोजनाएं चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस दिशा में क्या है, किन देशों के साथ है, हमारी पोजीशन क्या है, हम किस कंडीशन में हैं, कौन-कौन से हमारे मिशन, कौन-कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने फोकस किए थे पर हम उन पर थोड़े से डिलेड चल रहे हैं, या कौन से मिशन, कौन से प्रोग्राम्स हम फ्यूचर में करने वाले हैं, ये सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ आ जाइए अंतरिक्ष कानून और नीतियों का विकसित होता ढांचा, उसका जो फ्रेमवर्क है वो। सो इस सेक्शन पर जो सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, और जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। बट ये बेसिकली है क्या, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हालिया अंतरिक्ष मिशन विस्तृत विश्लेषण, राइट। इंडिया की जो अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा है, राइट, ये कैसे प्रभावशाली मिशनों के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, ये सेक्शन है। साथ साथ दीज मिशंस नॉट ओनली डेमोंस्ट्रेट टेक्नोलॉजिकल prowess but also address critical challenges in science communication, disaster management and exploration. So ये इसका हिस्सा है जहां पर आप बात करें रिसेंट मिशन डिटेल एनालिसिस। सो फर्स्ट जो सेक्शन का पॉइंट है वो चंद्रयान से रिलेटेड है, चंद्रयान 3, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, साउथ पोल एंड रोवर बेस्ड एक्सप्लोरेशन। तो क्वेश्चन सीधा ये हुआ चंद्रयान 3 की क्या ऑब्जेक्टिव। नाउ इसका स्टडी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसका स्टडी, लूनर सॉइल, मिनरल्स एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस, कि क्या इसका स्टडी करने के लिए है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स माने सॉफ्ट लैंडिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा इस मिशन के जो हाइलाइट्स है, विक्रम लैंडर जिसके बारे में आपने खूब पढ़ा समझा है, सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल, अ फर्स्ट ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ सीधा, खूब सारे एग्जाम्स में पूछा गया विक्रम लैंडर के बारे में। यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपने न्यूज़पेपर्स में, साइंस रिपोर्टर्स में, मैगजीन्स में पढ़े हैं, न्यूज़ और अपडेट्स लिए हैं, साथ ही साथ बेसिकली जो बड़े एग्जाम्स हुए देश में अलग-अलग जगहों पर, किन जगहों पर किस सेक्शन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे यहाँ पर। तो प्रज्ञान रोवर है, उसका यही काम था चंद्रमा की सतह पर। नाउ इसकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं, एनहांस इंडियाज ग्लोबल रेपुटेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, पूरी दुनिया में देश की मर्यादा बढ़ी, देश का मान बढ़ा। साथ ही साथ में सक्सेसफुली डिप्लॉयड द विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। सो किन चीजों को इस मिशन ने लैंड किया, आंसर इज विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अक्सर हम लोग समझ लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर एंड मतलब कैंडिडेट से जब हम डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है। नाउ प्रोवाइडेड क्रूशियल डेटा ऑन लिनियर कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। सो बेसिकली कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी पे ही था। ठीक है, इसकी संरचना और स्थलाकृति पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है, राइट। सो ये इसका काम हुआ। नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस। हाँ जी, लेट्स सी द सिग्निफिकेंस। तो बताएं सिग्निफिकेंस क्या क्या है। पेव द वे ऑफ फॉर फ्यूचर ल्यूनर मिशंस, भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वैश्विक चंद्र अन्वेषण दौर में भारत की स्थिति मजबूत हुई, जिससे हमें फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर मून साउथ पोल, एनहांस एनहांस इसरोस रेपुटेशन इन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो इनकी सबके लास्ट में जब हम बात करेंगे सारे चीजों को पूरा करके, एक क्वेश्चन बना के लाया हूं मैं डिटेल्स क्वेश्चन के बेसिस पर कि सारे सारे प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स क्या हैं। सो इसी क्रम में हम चलते हैं सेकंड जो पार्ट है उस पर, आदित्य L1 23 से रिलेटेड। इस पर भी खूब क्वेश्चंस आए, पूछे गए। सो व्हाट इज दैट, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि क्या इस पर कभी पहले काम हुआ, आंसर इज नो, दिस इज द फर्स्ट स्पेसिफिक मिशन। नाउ पर्टिकुलरली क्या काम करता है, सोलर कोरोना, सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। ठीक है, अध्ययन करने के लिए, इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए क्या क्या चीजें स्टडी की जाती है, तो ये बात ध्यान रखें, मैट्रिक्स क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है। सोलर सोलर कोरोना, विंड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ किस चीज पर ये और फोकस करता है, द सोलर कोरोना, वही ये चीजें ये हम कर चुके हैं। अब नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड, थोड़ा सा ये गलत ट्रांसलेशन है, इसको आप हटा दीजिए। क्या क्या माने बोर्ड और उसकी क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है क्या क्या है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC abbreviation and the instrument. Next is solar ultraviolet imaging telescope suit. So ये इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, VELC and SUIT. That is what the instruments are there present in the section this instrument device. Now उसकी क्या क्या महत्व है, it adds understanding space weather phenomena like solar flares, solar flares को बोलते हैं हम सौर ज्वाला। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष मौसम संबंधी घटनाओं को समझने में सहायता करता है। ये भारत का पहला सौर लाइक अंडरस्टैंडिंग स्पेस मिशन है। मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभाव को समझने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ में भूचुंबकीय तूफान मींस दैट इज बेसिकली हियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। आपको ये पता होना चाहिए एक अलग नोट सेक्शन पर कि व्हाट एग्जैक्टली इज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, थोड़ा सा जिनका प्रिपरेशन है तो इस पर और आप समझ लें। तो इन तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है, जो महत्व उपग्रह और विद्युत ग्रिडों को प्रभावित कर सकते हैं। माने बेसिकली ये जो काफी हाइट पर है ना, काफी हाइट पर है, तो इससे हमें जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी पावर ग्रिड्स हैं, इन पर जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। नाउ टेक्नोलॉजिकल हाइलाइट्स इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, जैसे भी मैंने कहा, VLC और सूट इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड
जस्ट मिनट। ओके, राइट। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रिसेंट मिशन है, रिसेंट स्पेस मिशन, उस पर बात कर रहे हैं। और रिसेंट स्पेस मिशन में जो थर्ड कैटेगरी हम लोग यहाँ डिस्कस करें वो क्या है? ईओएस सीरीज। ईओएस सीरीज ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो बेसिकली ईओएस सीरीज क्या, इसमें क्या किया गया कि इंप्रूव्ड एंड हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट्स। ओके, और इससे क्या फायदा होगा? इनसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब चीजों का डेटा ग्राफ के रूप में, प्रोपोर्शन के रूप में समझ में आएगा जल्दी से। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, ये सब पिछली वाली क्लास में यूएस से रिलेटेड एम्स ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। नाउ ये था 4, ये बात ध्यान रखें। दिस वाज यूएस 4। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस 6। ये था 22, ये भी 22। नाउ किस चीज पे फोकस कर रहा है? ऑन ओशियनिक क्राफ्ट स्टडीज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये हुआ ओशन से रिलेटेड। इसके साथ साथ एनहांस मॉनिटरिंग ऑफ ओशियंस, राइट, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये तीन चीजें स्पेसिफिक आपको देखनी चाहिए जहां पर क्वेश्चन है। एक तो डिजास्टर, एक ओशियन, और ये तुलना में पहले वाले से, राइट। 4 और 6 में ये डिफरेंस है। इसको अच्छे से 4 और 6 के डिफरेंस को समझ लीजिए। 6 रिलेटेड टू ओशियन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, देन कम टू सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है, राइट, यूएस का। फर्स्ट, एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटी इन रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स को अच्छे से समझ सकें, समझा सकें, ये है। यस, दैट्स ग्रेट। राइट। सो पिछले सेक्शंस में हम लोग बात कर चुके हैं पीएम कुसुम पर एंड जल शक्ति अभियान, राइट। सो इसका सिग्निफिकेंस ये एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटी इन रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स को मैप किया जा सकता है, डिजास्टर मॉनिटरिंग की जा सकती है जल्दी एंड पूर्वक, ताकि हम फर्दर स्टेप्स उठा सकें। साथ ही साथ सपोर्ट क्या करता है? सपोर्टेड नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक पीएम कुसुम एंड शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान। इसको हमने जल कुसुम और जल शक्ति अभियान पिछली क्लासेस में कहीं डिस्कस किया है। अगला जो रिसेंट स्पेस मिशन इंडिया का रहा है वो है गगनयान मिशन ऑनगोइंग। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका टारगेट है 25। क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इसके? इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टारगेटिंग लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो ये हुआ मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। ये इस गगनयान, जैसे बताया आपने, यान है, चल रहा है लक्ष्य 25 में है, और ये मानव अंतरिक्ष का स्पेशल प्रोग्राम है। नाउ डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट कैपेबिलिटी, ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये इसका अगला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है। नाउ की डेवलपमेंट्स पे हुआ क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं? ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन कोलैबोरेशन विद रशिया, मतलब गगनयान से रिलेटेड अगर बात आती है तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इस सेक्शन पर कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? रशिया के साथ। किस देश के साथ? रशिया। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ईसीएलएसएस की अब्रिविएशंस लर्न करनी है आपको, और कोलैबोरेशन की डेवलपमेंट में रशिया के साथ है इसका। ये दो बातें स्पेसिफिक ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते आगे। यहाँ पर गलतियां रशिया के सेक्शन पर कैंडिडेट्स काफी कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया के बड़े बड़े सभी देशों के साथ हो रहा है, और लगभग हर स्पेसिफिक कंट्री जो इन क्षेत्रों में बहुत उन्नत है वो हमारे साथ सहयोग के लिए आगे बढ़े। नाउ क्या महत्व है इसका वो देखेंगे। महत्व है पोजीशंस इंडिया एज की प्लेयर इन मैनुअल स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। यह उड़ान भारत को मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, तो ये बहुत खास बात है, एक सिग्निफिकेंस। दूसरा, बूस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर आप जानते हैं पूरी पूरी खास ब्रांच है जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो लोग अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्या चीज हुई यहाँ पर? बूस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन दैट फील्ड। नाउ करंट स्टेटस क्या है पूरे गगनयान मिशन का, हम इसको देखेंगे। तो करंट स्टेटस है क्रू ट्रेनिंग इन कोलैबोरेशन विद रशिया, ठीक है। क्रू ट्रेनिंग चल रही है रशिया के साथ ही। लॉन्च एक्सपेक्टेड इन 25। जिस तरह से अभी चल रहा है थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट डेटा के हिसाब से इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड टाइम है 25। नाउ नेक्स्ट थिंग हम बात करने जा रहे हैं, अगला जो रिसेंट मिशन प्रोग्राम है देश का है वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी D2-23। तो 23 से रिलेटेड है। क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके? लॉन्च ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट्स इन एलईओ। एलईओ पर हम पहले सारे एक पिछली क्लास के सेक्शन में डिस्कस किया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स कौन-कौन से होते हैं और उनका क्या पैरामीटर्स हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके विलक्षण है, इन सब बातों में, इन सब टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया। बट यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, निचली कक्षा में प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ना इसका की फीचर है कॉस्ट इफेक्टिव काफी है, ये बहुत सस्ता है, जैसे कि हमने पूर्व क्लास में डिस्कस किया। क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी है, ज्यादा दूर जाना नहीं है उसको, एंड एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स कर सकते हैं, इसलिए लागत प्रभावी है, राइट। नाउ सिग्निफिकेंस, क्या इसका महत्व है? डिजाइन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च बाय प्राइवेट प्लेयर्स। अब प्राइवेट प्लेयर्स पर पूरा का पूरा मैं एक टॉपिक बना के लाया हूं, जो आज का स्पेसिफिक सेक्शन है, राइट। कि स्पेस सेक्शन में प्राइवेट प्लेयर्स माने व्हाट आर द प्राइवेट एजेंसीज व्हिच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट आर द पॉलिसीज दे आर प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड फॉलोइंग। नाउ सपोर्ट्स स्टार्टअप्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन असेसिंग स्पेस। तो ये इसका महत्व हो गया स्मॉल सैटेलाइट्स का। नाउ जो अगला मिशन है इंडिया का, अचीवमेंट है, वो है PSLV C56, C56, C56। ओके, PSLV मिशन ऑब्जेक्टिव है डिप्लॉयमेंट ऑफ कमर्शियल सैटेलाइट्स, सपोर्ट फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स लाइक Amazon एंड इन स्पेस। तो ये दोनों का आपको अच्छे से समझना चाहिए कि सैटेलाइट्स का कमर्शियल यूज होना है, राइट। किनके लिए है? ग्लोबल क्लाइंट्स इसके हैं, अमेजोनिया एंड इन स्पेस। सो नेक्स्ट थिंग इज, महत्व क्या है इसका? वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में इसरो की स्थिति ज्यादा मजबूत हुई, जिससे कि हमको कमर्शियल बेनिफिट हुआ। इट जनरेट्स लॉट ऑफ रेवेन्यू, ओके। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिसेंट प्रोग्राम दैट इज 1.7 रिसेट पर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका एब्रिविएशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए सीरीज का, पिछले क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एडवांस इमेजिंग, जस्ट अ मिनट, थैंक यू वेरी मच नैंसी एंड एवरीवन, गुड इवनिंग, दैट्स ग्रेट, ओके, राइट। सो RISAT क्या है इसको हमने
पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, बट ऑब्जेक्टिव एडवांस इमेजिंग फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगेन देन की फीचर्स है ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है ये। टाइप ऑफ सैटेलाइट्स पर हमने डिस्कस किया, वहां उस सेक्शन पर निकलेगा आपको। महत्व क्या है इसका, स्ट्रेंथन्स इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। दो बातें हुई, सर्वेलेंस किया जा सकता है, निगरानी की जा सकती है अच्छे से। नाउ निसार जो इंडिया एंड यूएस का कोलैबोरेशन प्रोग्राम है वो, सो निसार मिशन, ओके, इंडियाज यूएस कोलैबोरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। साथ साथ जॉइंट वेंचर है ये, जेवी है विद नासा, शेड्यूल फॉर 24। नाउ इसका महत्व क्या है वो सब लर्न कर लें। मार्क माइलस्टोन इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, कंबाइंस इसरो कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट डिजाइन एंड नासा रडार टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट थिंग इज जीसैट, जीसैट सीरीज, जिसमें सैटेलाइट्स, तो कौन से टाइप के सैटेलाइट्स हैं, किस ऑर्बिट में होते हैं, कौन से टाइप्स हैं, कि कौन कौन से इसके सबसेक्शंस हैं सीरीज के, कौन सा किस ईयर से रिलेटेड है, किसका क्या एम है, किसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, कैसे क्या बेनिफिट करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 की, 22 से रिलेटेड, 29 उल्टा मत समझ लेना, ये 18 से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो 29 एंड 24 प्रोवाइड्स एडवांस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी फॉर टेलीविजन एंड ओके ब्रॉडबैंड। सो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल इस पे ये ज्यादा आए हुए हैं, ये बेसिकली कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस एनहांस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया एंड स्पेशली रूरल एरिया। नाउ हम बात कर लेते हैं शुक्रयान, शुक्रयान की कब के लिए प्लान है 25, क्या इसके उद्देश्य हैं, उसकी वायुमंडल, सतह और मौसम का अध्ययन करने के लिए, राइट। वीनस के शुक्रयान माने शुक्र ग्रह से रिलेटेड है और उसका नाम शुक्रयान है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। नाउ सिग्निफिकेंस फर्स्ट इंडियन मिशन टू वीनस, तो जो फर्स्ट इंडियन मिशन मिशन है और एनी ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी इन द यूनिवर्स, उस पर क्वेश्चंस थोड़े से फ्रीक्वेंसी में ज्यादा है। नाउ एम टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इट्स पोटेंशियल फॉर हैबिटेबिलिटी। द नेक्स्ट इसके एडिशन में क्या है, टॉपिक 1 बी, मतलब ऊपर व्हाई दीस मिशंस मैटर, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर छोटे-छोटे क्वेश्चंस कुछ और बनने में जवाब समझेंगे कि ये जो मिशंस हैं ये क्यों जरूरी है। तो पहला क्या हुआ इसका, टेक्निकल ग्रोथ ऑफ आवर ओन एज वेल एडजॉइनिंग, मतलब कंट्रीज, जो भी देश हमसे उस विषय में बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, राइट। पहला मिशन तो इस सबका ये फायदा। दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या है, सामरिक महत्व, भारत की रक्षा क्षमता और आपदा प्रबंधन को मजबूत करता है। तो देखिए दोनों बातें ध्यान रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल जो हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी इसके लिए, राइट। एंड नॉट ओनली आर्स, वी आर हेल्पिंग अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज आल्सो। नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, बूस्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट, ठीक है। उसमें कौन-कौन सी कंपनीज हैं, क्या-क्या कर रही हैं, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में मैंने कोई क्वेश्चन देखा है, राइट। बट कंपनीज के बारे में जरूर देख लीजिए, ओके। नाउ ग्लोबल रिकॉग्निशन एनहांस इंडियाज रेपुटेशन एज अ लीडर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो सिर्फ ये हमको हमारा मान ही नहीं बढ़ाता, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशंस हैं, प्लस उसके थ्रू जो भी कुछ इनकम हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो बाहरी देश या क्षेत्र हैं वो हमसे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये। देन लेट्स कम टू द टॉपिक 2.1। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 12 सेक्शंस हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया स्पेस मिशन। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें, छोटे-छोटे बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब यही है कि भाई जनरल, हालांकि इसमें कुछ सेक्शन जो आपका माने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी इसमें ऐड है, ओके। सो लेट्स बिगिन विद फ्यूचर, व्हाट आर द, क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू है ये। सो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन माने इसरो के नेतृत्व में भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जहां पर क्या किया गया है, अन्वेषण, टेक्निकल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड सारी की सारी जो माने यस कटिंग एज प्रोजेक्ट्स, ओके, ये सारे हैं। दीस इनिशिएटिव्स एम टू एक्सपेंड, क्या एक्सपेंड करते हैं, इंडियाज कैपेबिलिटी इन साइंस एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन कौन से सेक्शन में आते हैं स्पेस प्रोजेक्ट्स में, सबसे पहले तो आपका आ गया गगनयान, ठीक है ना। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का जो फर्स्ट बहुत रैपिड प्लान है वो है ये, टारगेट 25 का है, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, दिस इज बेसिकली व्हाट्स दैट, दिस इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है। सेंड अ क्रू ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट्स टू एलईओ फॉर 3 to 7 डेज, ठीक है। इस सेक्शन में इतना काम हो चुका है। कितने दिन के लिए, 3 to 7 डेज, अलग अलग जो एलियस के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री हैं और ये सारे नंबर्स। नाउ की डेवलपमेंट्स है, टेस्ट व्हीकल है, डेमोंस्ट्रेशन, ऑनगोइंग ट्रायल्स फॉर क्रू स्पेस सिस्टम, राइट, ऑनगोइंग ट्रायल्स है इसमें। देन कम टू क्रू ट्रेनिंग जो है कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद रसिया एंड इसरो, ये जैसे हमने अभी पहले भी बात किया कि किसके साथ है, ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इस पर हमने डिस्कस किया। सिग्निफिकेंस और ये सब चीजें हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया। नाउ चंद्रयान 4 के बारे में बात करें, चंद्रयान 4 जिस पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट के डिफरेंट बड़े कुछ एग्जाम्स में पूछे गए, तो हो सकता है यहाँ से कुछ पूछा जाए। तो चंद्रयान क्या हुआ 4, ठीक है। चंद्रयान 4 के बारे में भी आप तैयार रहें, टारगेट लॉन्च है अभी, टीबीटी ताबड़तोड़ ठीक है, माने आगे डिक्लेयर होगा ये। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव, फॉलो अप मिशन है, फोकसिंग ऑन एडवांस ल्यूनर स्टडीज, ठीक है। फॉलो अप मिशन है ये बेसिकली, माने पहले के जो मिशन है उसका फॉलो अप, राइट, इन कोलैबोरेशन विद जापान। अब देख लीजिए इसका साथ साथ आप देख लेंगे ये जापान के साथ है। तो ये हुआ चंद्रयान 4 और वो था गगनयान। तो ध्यान रखेंगे गगनयान किसके साथ है, गगनयान का जो कोलैबोरेशन है रशिया के साथ है, राइट। दिस थिंग वी हैड डन हियर, या दिस रशिया, ओके, गगनयान मिशन। एंड नाउ दूसरा वाला सेक्शन जो है, दूसरा वाला पार्ट है चंद्रयान और इसका रिलेशन है हमारा किससे, जापान से। बस इतना, ये दो चीजें स्पेसिफिक ध्यान रखनी है आपको। Now emphasis on exploration of moon's far side and resource mapping, not only moon's की सरफेस के लिए, साथ ही साथ जो हमारा माने अर्थ के ऊपर रिसोर्स जो भी है उसका मैपिंग करने के लिए है। देन enhance payload capacity scientific instrument compared to चंद्रयान 3, ठीक है। इसकी मतलब चंद्रयान 3 की तुलना में इसके ऊपर ज्यादा बेहतर, ज्यादा डेवलप्ड, उन्नत पेलोड, ठीक है, और उपकरण होंगे इसके साथ। क्या महत्व है कि सफलताओं के आधार पर अज्ञात चंद्र क्षेत्र, मतलब जो भी क्षेत्र चंद्रमा पर कैसे रहे हैं, अननोन वेयर इट इज गॉन, या स्टडी अनएक्सप्लोर्ड अननोन ल्यूनर एरियाज को देखने समझने के लिए है, ठीक है। स्ट्रेंथन्स अगेन इंडियाज लीडरशिप इन द ल्यूनर एक्सप्रेस प्रोग्राम। नाउ शुक्रयान जो अगला प्रोजेक्ट है इस पर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, बेसिकली वीनस से रिलेटेड है, ठीक है। एनालाइज द प्लैनेट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड सरफेस टेंपरेचर, ये इसके ऑब्जेक्टिव पर है। आप जानते हैं कि सूर्य बहुत गर्म है, तो
उसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको समझने के लिए। नाउ की फीचर्स हैं इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है, इससे ये इक्विप्ड होगा। आगे तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड स्पेक्ट्रोमीटर। नाउ महत्व क्या है इसका? भारत का पहला मिशन है जिसका उद्देश्य ग्रह का विकास और रहने योग्य के बारे में जानना, वेदर लाइफ इज पॉसिबल देयर और नॉट, एम टू अनकवर द प्लैनेट्स पास्ट एंड पोटेंशियल होस्ट लाइफ, जो भी हिस्ट्री उसकी है वो। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फ्यूचर मिशन है वो निसार से रिलेटेड है, टारगेट है 24, ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेशन विद नासा एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको ध्यान रखना निसार यूएसए के साथ है, निसार इज विद इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। चंद्रयान जो है वो जापान, और जो पहला वाला था गगनयान वो उसका दूसरा हो गया। द नेक्स्ट इज एलवीएम, अपग्रेड्स हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट। अगेन तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछ करके कौन सा डिवाइस या किस फीचर माने प्रोजेक्ट के साथ इसको पूरा किया जाना है। ओके, देन कम टू ओके ऑब्जेक्टिव एनहांस पेलोड कैपेसिटी फॉर इंटरप्लेनेटरी मिशंस, आपस में एक ग्रह से दूसरे ग्रह के लिए। दिस थिंग वी हैव डन, ये हम कर चुके हैं। या सोलर एक्सप्लोरेशन आदित्य L2। अब देखिए L1 के बारे में हम जानते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट L2, ये सोलर एक्सप्लोरेशन टारगेट क्या है, पोस्ट आदित्य L1। जब ये इसकी सारी हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे स्टडीज वगैरह, तो फिर उसके बाद में L2 है। नाउ एडवांस सोलर स्टडीज है फोकसिंग कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सोलर एक्टिविटीज, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिवाइसेस के साथ इसको किया जाएगा। क्या क्या इसके महत्व है, सौर विज्ञान अनुसंधान को और ज्यादा गहराई से जानना, मतलब किस बेसिस पर, L1 की सफलता के बाद और उससे डेटा लेने के बाद। नाउ स्पेस बेस्ड इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचरिस्टिक सिस्टम में, और इसका सीधा रिलेशन है GSAT-20 से। बस बाकी GSAT-20 क्या होता है, इसके क्या ऑर्बिट्स हैं, कहां मूव करता है, कितने डिस्टेंस पर अर्थ से, ये सारे क्वेश्चन आप पहले से तैयार कर लीजिए। नाउ इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सपोर्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, ओके, एंड ब्रिज डिजिटल डिवाइड इन रूरल एरियाज। नाउ एक्सपो एक्सोप्लैनेट वाला हो गया, एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो टारगेट से हटके हैं, उससे रिलेटेड है एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य है इसके? पहला टेलीस्कोप फॉर डिटेक्टिंग एक्सोप्लैनेट्स एंड स्टडीइंग देयर एटमॉस्फेयर, बाकी चीजों के बारे में, पॉसिबिलिटीज एंड हैबिटेबिलिटी डिस्टेंट वर्ल्ड, कुछ ऐसा है तो। नाउ इसके सिग्निफिकेंस है पोजीशंस ऑफ इंडिया इन फील्ड एस्ट्रोबायोलॉजी एंड प्लैनेटरी साइंस, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको स्पेशल तैयार करना चाहिए, किसी क्वेश्चन पर है ये। खगोल जीव विज्ञान और ग्रह के बारे में भारत को स्थान दिलाता है। नाउ स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन प्रोग्राम, कैसे डील करें अंतरिक्ष मलबे को, राइट, इसका पता लगाना और उससे रिलेटेड क्या क्या मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, सिग्निफिकेंस है इसका, एड्रेस ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ताकि अर्थ ऑर्बिट, देखिए बहुत सारा डेब्रिस, बहुत सारा मलबा कचरा सभी दुनिया के देश स्टैब्लिश करके उसकी अलग अलग कक्षाओं में अगर वो डेब्रिस माने मलबा रख देते हैं तो भविष्य में समस्या बन जाएगी, तो उसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये है लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ओके, नाउ इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है, जिसमें मार्स आता है 2 मंगलयान, टारगेट है अगेन अभी बाद में पता लगेगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड लेटर। नाउ फोकस ऑन, मतलब एब्सोल्युटली फोकस ऑन मार्शियन स्टडीज विद ऑर्बिटर एंड पॉसिबली अ लैंडर। अब आप जानते हैं कि जो इनर प्लैनेट्स हैं, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पर है, राइट? कुछ लोग कमेंट करें, आप लोग थोड़ा सा पैसिव हो सकते हैं, प्लीज डू कमेंट द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। आप थोड़े से एक्टिव हो जाइए। या मिशन टू एस्ट्रॉइड, स्टडी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एंड एस्ट्रॉइड्स फॉर प्लैनेटरी डिफेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नाउ GSLV MK3, दिस इज MK3 थर्ड, अपग्रेड फॉर डीप स्पेस मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? एनहांस कैपेबिलिटी फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशन, मार्स, एस्ट्रॉइड एंड अदर जो सेलेस्टियल बॉडी है उनके बारे में। नाउ पोजीशन ऑफ इंडिया एज अ की प्लेयर, इंडिया इसमें देखिए आप की प्लेयर है। कमर्शियल वेंचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर NSIL एंड इन स्पेस से रिलेटेड। प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन सैटेलाइट लॉन्चेस, कई सारी पॉलिसीज बनाई है दुनिया ने अलग अलग देशों में, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन सैटेलाइट लॉन्चिंग एंड स्पेस सर्विस। कोलैबोरेट विद स्टार्टअप्स हैं ऐसे फॉर इनोवेटिव स्पेस सॉल्यूशंस, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा? इट विल बी बूस्टिंग द इकोनॉमी, इट विल बी एनकरेजिंग द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इन द प्राइवेट सेक्टर एंड हेल्पिंग गुड मैन इंजीनियर्स टू वर्क फर्दर। ओके, अभी इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैलेंजेस, व्हाट ऑल आर द चैलेंजेस, क्या क्या हमें चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली जो चुनौती है आप जानते ही हैं कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, संसाधन कहाँ से सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, उसको बड़े पैमाने पर मिशनों को सीमित बजट, ठीक है, वित्त पोषण, एक मतलब कैसे पैसे, राइट, उसको कैसे व्यवस्था बनाई जाए। नाउ ग्लोबल कंपटीशन, दूसरा है इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज लाइक स्पेसएक्स, ठीक है। तो स्पेसएक्स पर आपको थोड़ी सी जानकारी और बढ़ानी चाहिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ठीक है, क्या है, कैसे है, क्यों है। देन कम टू टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, ये अगला तकनीकी समस्या है, ठीक है। तकनीकी तत्परता बहुत जरूरी है, स्वदेशी जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो टाइमली डेवलप हो जाए, ठीक है, ये अगला है। इसके अलावा है जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, आप जानते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग राजनीतिक तनाव हैं भिन्न भिन्न देशों या क्षेत्रों में, ठीक है, तो उन तनाव की वजह से ऐसे प्रोग्राम्स काफी डिरेल हो जाते हैं, ठीक है। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, मैनेजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ओके, राइट। देन कम टू दिस थिंग, यहाँ हम लोग बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को सेपरेटली आपको लर्न कर लेना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ओके। 3 पॉइंट्स में निसार हमने डिस्कस कर लिया, इंडिया यूएसए, ये जॉइंट जेवी है, क्या किसके लिए, किस एरिया को फोकस करता है, हमने डिस्कस कर लिया। डिफॉरेस्टेशन, डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज, माने एक तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अगला चीज है ILRS, इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन, सीधा क्वेश्चन इस पर, तो आप कर लीजिए ILRS और इसके पार्टनर से कोलैबोरेशन विद कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना। तो ये हुआ आपका फोर्थ सेक्शन ऑफ कोलैबोरेशन, जहां पर आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं रशिया के साथ, नंबर 2 जापान के साथ, नंबर 3 यूएसए के साथ, नंबर 4 ये वाला रशिया एंड चाइना टुगेदर, तो ये हुआ ILRS। तो सेपरेटली इसको आप अलग से नोट कर लेंगे, ऐसे ऐसे ILRS किसके साथ है, उसके साथ है, उसके साथ है, ये सब, राइट। ये चार के चार सेक्शंस आपके हो गए कोलैबोरेशन के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ILRS प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
रिसर्च बेस एंड मून फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज। तो आप सीधे सीधे समझ गए, ठीक है, कि रसिया और चाइना का जो ये प्रोग्राम है जिसका नाम है ILRS, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद सेलेस्टियल बॉडी, आंसर इज मून, नो अदर सेलेस्टियल बॉडी। ओके, फिलहाल नाउ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, GNSS, राइट। तो इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, NAVIC। NAVIC के क्वेश्चन को आप पहले से रिवाइज कर लें। क्या है सेक्शन कि विश्व वैश्विक प्रणालियों के साथ NAVIC को एकीकृत करने के लिए अन्य देशों के साथ बेसिकली NAVIC को आप पढ़ें, GNSS से क्या रिलेशन है, राइट, नो नीड टू गो थ्रू दैट, दिस इज मेन सेक्शन। नाउ टॉपिक है हमारा स्पेस लॉज एंड पॉलिसीज। यहाँ पर कुछ कंपटीशंस में क्वेश्चन आए, इसलिए टॉपिक है आपका कि व्हाट आर द स्पेस लॉज एंड पॉलिसीज। स्पेस पॉलिसी 23 के रूप में हम लोग समझेंगे व्हाट इज दैट स्पेस पॉलिसी 23, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, सबसे पहली पॉलिसी इसको प्रमोट करता है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है, आप थोड़ा सा इसको रिवर्स क्वेश्चन कर, ओके दैट्स फाइन, अपलोड आल्सो प्लीज, ठीक है मोहित, विल सी एंड टेक केयर ऑन दैट, दैट्स फाइन, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, आई विल सी, ओके। या जुपिटर एंड मार्स, फॉर दिस थिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एस्टेरॉइड बेल्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दैट्स करेक्ट, फाइन। सो प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कहां पॉलिसी? स्पेस पॉलिसी 23 में आता है। एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। साथ साथ में की इसके प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान है इसमें? लाइसेंसिंग है इसमें, फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चेस, ओके, इसका लाइसेंसिंग है, बेसिकली प्राइवेट सैटेलाइट है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंसिंग ये करता है। एक्सपेंशन ऑफ स्पेस बेस, ओके, एप्लीकेशंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले सिर्फ हम इसके सामान्य तरीकों के लिए करते थे, अब इसका सामाजिक आर्थिक विकास में भी उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर क्वेश्चन, दोनों तीनों क्वेश्चंस आपके अलग एग्जाम्स में। नाउ स्पेस एक्टिविटीज बिल अंडर ड्राफ्ट, ठीक है, तो एक्टिविटीज बिल भी अंडर ड्राफ्ट है, और ये क्या कहलाता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया, ठीक है, तो ये होगा स्पेस एक्टिविटीज बिल। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल बेसिकली एंटिटीज इन स्पेस, एज वेल प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज एसेट इन आउटर स्पेस। भाई प्राइवेट कंपनीज हैं, किस सेक्शन पे किस तरह से काम करेंगी, जब वो देश के बाहर अंतरिक्ष में स्थापित होंगी, तो जो बाकी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके साथ कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है, इससे रिलेटेड ये बिल होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्या है, नया क्वेश्चन है, इस पर हो सकती है बात, नई बात है ये, ओके। देन इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज, राइट। तो कौन कौन सी ट्रीटीज माने संधियां, कौन कौन सी इस पे अगेन आपस में देशों के भी संधियां हुई हैं। पार्टिसिपेशन इंडिया सिग्नेटरी टू मेजर ट्रीटीज लाइक आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, खूब क्वेश्चन इस पर, स्पेस ट्रीटी 1967, ठीक है। द मून एग्रीमेंट 1979, दोनों सवाल आप अच्छे से करें। बाह्य अंतरिक्ष संधि ये और चंद्रमा समझौते के ऐसे संधियों पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। लेट्स सी द फोकस एरियाज, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, राइट, प्रिवेंशन ऑफ द स्पेस मिलिटराइजेशन, ये हुआ। नाउ चैलेंजिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस इन द स्पेस पॉलिसी, स्पेस की पॉलिसीज में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ओके। चैलेंजेस इन स्पेस पॉलिसी क्या क्या, पहला तो हो गया टेक्नोलॉजिकल कंसर्न, दूसरा ओके, दूसरा हो गया लीगल इश्यूज, दो बड़े हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। एक तरह से तकनीकी चिंता है किस बात की, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते किए बिना निजी कंपनियों का एकीकरण, तो भविष्य में, हाँ, ओके, अगर भविष्य में ऐसा होता है तो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है कानूनी मुद्दे, इश्यूज, लैक ऑफ कंप्रेहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ, ठीक है, अभी हमारे पास इसका क्या है, अभाव है। तो ये दो तकनीकी चिंताएं हैं, इस पर कोई सीधा सवाल नहीं आया, ये कहीं मेंस से उठ करके है क्वेश्चन, ठीक है, कहीं मेंस के डिस्कशन पर, तो इसलिए है ये, ओके। लेट्स सी इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, अभी हमारे पास काफी समय है, कम से कम 4 या 5 पॉइंट्स और मैं कवर कर लूंगा, राइट। सो बेसिकली क्या क्या अंतरिक्ष अन्वेषण में क्या क्या, मतलब जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, नए लाइक कंपनी आ रही हैं, ठीक है, उनकी क्या स्पेशल भूमिका हो सकती है, उनका क्या रोल हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। 3 पॉइंट्स हैं इसमें मेजर, ठीक है, ये 3 के तीनों पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, और उस पे एक एक दो क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, गिव मी फ्यू सेकंड्स, yes sector, okay, witnessing increased participation from private players like Agnikul, okay, तो अग्निकुल कॉस्मोस का नाम आपको लर्न करना है, अग्निकुल कॉस्मोस एंड स्काईरूट एरोस्पेस, ओके, दूसरा हो गया स्काईरूट स्पेस, so दो कंपनियों के नाम आपने लर्न कर लिए यहाँ पर, वन एंड द सेकंड स्काईरूट एरोस्पेस। क्या है ये? सपोर्टेड बाय पॉलिसीज एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वन थिंग। देन स्टार्टअप्स, इस सेक्शन पे स्टार्टअप्स आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, जितने ज्यादा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होते यूज किए जाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्राउंड स्टेशन एज वेल, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी स्पेस पर कुछ भी काम होता है तो उसके उन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी डेटा कलेक्ट करने के लिए, वहां से इंफॉर्मेशन जो भी आती है ट्रांसमिट होती है ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, उसको ग्राउंड स्टेशन पर कलेक्ट किया जाता है। नाउ अग्निकुल कॉस्मोस इज एब्सोल्युटली पायनियरिंग, ओके, 3D प्रिंटेड। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? 3D मुद्रित रॉकेट इंजन में अग्रणी है, राइट, सो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, 3D प्रिंटेड रॉकेट है ये engines. Now while Skyroot Space होता है successfully launched Vikram S, India's first privately built rocket, ठीक है, इसने ये काम ऑलरेडी कर दिया। कौन सा नाम है इसका? विक्रम एस। किसने किया इसको लॉन्च? स्काईरूट, कहां गया ये? स्काईरूट एरोस्पेस। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? ठीक है, इससे मतलब जो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक्सेलरेट्स इनोवेशंस एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। हम सीधे सरकार के फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, दैट एक अलग चीज है, बट इनोवेशन और डिपेंडेंस दोनों चीजें सरकार से घट जाएगी, बाकी लोग इस फील्ड में कार्यरत हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, और वो बेनिफिट्स जो भी होगा ये दे पाएंगे। नाउ एनहांस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस, ओके, इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, तो बेसिकली सारा केस सारा इकोनॉमी का है, सुरक्षा का है, सर्वे है, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। नाउ चैलेंजेस क्या है? इंश्योरिंग रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेस एक्टिविटीज, ठीक है,
तो बेसिकली है कि भाई कोई नियम नहीं है ना? सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई नियम कानून मतलब कैसे प्रतिबंध, कैसे स्पेस एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये चैलेंज है इसका। मैनेजिंग कंपटीशन एंड एंश्योरिंग सिनर्जी विद इसरो, ठीक है? तो प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करना और इसरो के लक्ष्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित करना, ये दूसरा है। हालांकि डॉक्यूमेंट सब बन रहे हैं इस पर, डिस्कशन चल रही है, बट क्योंकि स्पेस से रिलेटेड है मैटर, तो कानून भी सख्त होने चाहिए, व्यवस्थाएं उससे ज्यादा सख्त होनी चाहिए। लेट्स सी डुअल यूजर टेक्नोलॉजी इन स्पेस, ठीक है? कि अंतरिक्ष में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी क्या हो सकती है? डुअल टेक्नोलॉजी रेफर्स क्या रेफर करता है, क्या बेसिकली है ये? टू स्पेस टेक्नोलॉजी दैट सर्व्स बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री, माने सामान्य नागरिक और मिलिट्री दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों के जो भी पर्पसेस हैं उनको सॉल्व करता है, एनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? सिविलियन एप्लीकेशंस इंक्लूड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, तो ये आपने कर लिया। नाउ मिलिट्री के लिए क्या है कि यूज दिस टेक्नोलॉजीज एनेबलिंग सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन एंड साथ साथ में टारगेट, तीन चीजें हो गई। एक तो चीजों की जानकारी जुटाना, निगरानी करना, संचार सुरक्षा और साथ में सटीक लक्ष्य निर्धारण, ठीक है? क्या एग्जांपल है इसका? रिसेट सीरीज दोनों के लिए है ये। 7A पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, एनहांस द मिलिट्री कम्युनिकेशन, राइट? डुअल यूज अप्रोच मैक्सिमाइजेस द रिसोर्स एफिशिएंसी, पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, दिस इज अनदर थिंग। एक और है जिस पर काफी क्वेश्चंस पूछे गए अलग एग्जाम्स में, ये सेक्शन है आपका लास्ट, लेट मी चेक द क्वेश्चन सेक्शन ऑफ दैट, गिव मी फ्यू सेकंड्स, ठीक है? जिसने लागत प्रभावी चंद्रयान और मंगलयान मिशन जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्शन इज, क्या है ये आपका? सिग्निफिकेंस फॉर व्हाट? या कॉस्ट इफेक्टिव, कौन कौन सी चीजें मंगलयान चंद्रयान मिशन से। नाउ, ठीक है? साथ ही साथ वाइल नेशंस लाइक यूएसए एंड रशिया, ठीक है, have a long history of space exploration, India's ISRO has rapidly advanced in the launching satellites, lunar exploration and interplanetary mission, सारी सारी चीजों पर हम तेजी से आगे बढ़े, ठीक है? तुलना में रशिया या यूएसए से या चाइना से। आगे, इंडिया सक्सेस इन पीएसएलवी एंड जेएसएलवी टेक्नोलॉजी पोजीशंस इट एज रिलायबल पार्टनर फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस, इसलिए दुनिया में बहुत सारे देशों का हमारे देश पर भरोसा बढ़ा कि दे आल्सो वांट देयर सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च्ड एंड established in the required or suitable orbits as per their requirement. So with countries like China, अब देखो ये क्या है, competing with China is focused on advanced human space satellite and its Tiangong space station. तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है अभी, but yes, we are also going to establish the human space flight and the station. Now global perception for about ISRO is okay bolstered by international collaborations. ठीक है? कितनी बढ़िया छवि बनी, making India's a rising force space diplomacy, right? So यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं इस पर जो अलग-अलग किसी बड़े एग्जाम्स में पूछे गए। आई बिलीव आपको आरएस पर इस सेक्शन को कर लीजिए। कल की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ टेक्नोलॉजी सेक्शन पर होंगे। कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एसोसिएटेड टेक्निक्स, यहाँ पर नए नवाचार जो इनोवेशंस है, सरोगेसी क्या होता है इसके बारे में ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, टाइप्स एंड कोड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एरिया है आज के डिस्कशन का। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने सफरनामे पर। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगा। सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है और इसमें आपको क्या-क्या चीजें सीखनी है। यदि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आपने देखे कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से आते हैं सेक्शन पर, साथ ही साथ मेंस पर भी आते हैं। आज का जो नोट है दोनों ही चीजों को थोड़ा सा केयर करता है, पर ज्यादा केयर करता है पी को। सो लेट्स फोकस कि सबसे पहली चीज बायोटेक्नोलॉजी या जस्ट ए मिनट, ओके, या जैव प्रौद्योगिकी का क्या परिचय। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? दिस इज बेसिकली ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या क्या होता है इसमें? यूज ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे इस सेक्शन पर यूज किए जाते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, ठीक है? सब्सटेंस अलग अलग प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड सर्विसेज व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है? ये सारी की सारी इसमें चीजें कैटर होती हैं। ओके, सो बेसिक कांसेप्ट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में बुनियादी जो अवधारणाएं हैं, कांसेप्ट्स हैं, ठीक है, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, इस कांसेप्ट को आप समझें और पढ़ें और आगे बढ़ें, राइट? आपके पास यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत सा डायग्राम है जो आपस में इन चीजों को इंटरलेट करता है, समझाता है आपको एग्जैक्टली व्हाट इज इनसाइड द ह्यूमन सेल। जो ह्यूमन सेल है, मानव कोशिका है, उसमें क्या है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये सेल है, आप जानते हैं कि उसकी जो टिपिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, अंदर हो गया साइटोप्लाज्म और यहाँ पर है ये न्यूक्लियस। सो दीज आर द थ्री व्हाट टिपिकल स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचनाएं किसी भी कोशिका की, ठीक है? अब इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए आप, ये है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम एक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं तो क्रोमोसोम्स। देन क्रोमोसोम्स जो है वो किससे बने हुए? डीएनए, और उसके अंदर है जीन। ये पूरा का पूरा अंदर जो स्ट्रक्चर है डीएनए है और उसके अंदर है जीन। तो आपस में इनका क्या रिलेशन है, इसको आप अच्छे से समझ गए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, दैट्स ग्रेट। यूनिट ऑफ एनी ऑफ द लाइफ, ठीक है? की फीचर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, कैपेबल ऑफ डिवीजन फ्रॉम एक्जिस्टिंग सेल्स, जो भी सेल्स एक्जिस्टिंग होती है उससे बनती हैं कोशिकाएं, और कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। ओके, देन विद इन द न्यूक्लियस की लोकेशन है, नाभिक के अंदर होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक सामग्री है वो क्या है? डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है? तो आपने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं किसके थ्रू कंपोज्ड है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, राइट? नाउ क्रोमोसोमल जो प्रोटीन है इसके ऊपर, ये इस पर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक अपने नॉलेज को बना लें। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए कि भाई आप बताएं कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है, राइट? सो इसको देखेंगे आप कि क्रोमोसोमल जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन असिस्ट इन डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग में कौन सा प्रोटीन काम करता है, साथ ही साथ में फंक्शनल जो होती है वो कौन सी होती है, राइट? ठीक है, ये दोनों चीजें। देन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स कंटेन वन डीएनए मॉलिक्यूल। हर प्रत्येक गुणसूत्र में, ठीक है, एक डीएनए का अणु होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। देन डीएनए, देखिए थोड़ा सा बेसिक्स आप जान लीजिए, टर्मिनोलॉजी जान लीजिए, उसके बाद में टेक्नोलॉजी सेक्शन पर हम लोग एंटर करते चले जाएंगे। तो देखिए डीएनए क्या हुआ? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, राइट? और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक
मिशर, फ्रेडरिक मिशर इज द पर्सन, मिशर एंड फ्रेडरिक, इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया सेल के अंदर। और इस स्ट्रक्चर को, इसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल्स किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक 1953 में उन्होंने इसको बताया। आपको तो सिर्फ याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए के क्या क्या काम होते हैं इस पर। अगला सवाल, डीएनए पहला काम इसका, फंक्शन ऑफ डीएनए। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन? फर्स्ट इज रेप्लिकेशन। डीएनए करता है रेप्लिकेशन। किस चीज का रेप्लिकेशन करता है? डीएनए ही नए डीएनए को बनाता है। डीएनए जो प्री एग्जिस्टिंग है वो ही नए डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाता है। तो डीएनए बनता किससे है? पुराने डीएनए से। देन इंश्योरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास टू द न्यू सेल्स। आप जानते हैं कि एक सेल है, उससे आगे डिवीजन होकर के दो सेल बना, और उसके अंदर जो भी डीएनए या मटेरियल है, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से बना है। नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाता है। डीएनए का एक विशिष्ट भाग जो आरएनए बनाता है उसे जीन के रूप में जाना जाता है, दैट इज नोन एज अ जीन। ओके, दैट्स फाइन। लेट्स प्रोसीड टू ट्रांसलेशन। डीएनए में जो डीएनए का अगला काम है वो ट्रांसलेशन, माने कि आरएनए प्रोटीन में परिवर्तित होता है। इसका अर्थ है कि एक विशेष प्रकार की जीन एक विशिष्ट प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। सो यू शुड नो दैट दिस इज द थर्ड थर्ड फंक्शन ऑफ डीएनए। आई एम श्योर टिल हियर यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो तीनों के तीनों कार्य आपने लर्न कर लिए। अब इस पर आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या हुआ? व्हाट इज द फंक्शन? फर्स्ट रेप्लिकेशन, सेकंड ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड ट्रांसलेशन। दीस आर द थिंग्स। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1, 2 एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ डीएनए, राइट? इन तीनों का डिफरेंस क्या है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन यहां पर ही बनते हैं स्पेसिफिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एंड दैट इज डीएनए एंड जेनेटिक प्रोसेस। क्या डीएनए हम जानते हैं कि जेनेटिक प्रोसेस से रिलेटेड है, बट वो क्या है, इसको पूरा समझने के लिए सबसे पहले इसकी आती है स्ट्रक्चर और इसके होते हैं कार्य, माने उसकी संरचना क्या है और उसका कार्य कैसे होता है। तो सबसे पहले डीएनए को आप जान लीजिए। जो सीधा आरएस में बहुत सिंपल सवाल आते हैं, और आज हमने जब प्रीवियस जो लोग पूरे राजस्थान, सॉरी पूरे इंडिया के स्टेट सर्विसेज को फोकस करते हैं, उनके लिए हम बता दें, जो वीडियोस अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे इसको अपने पेज पर, अपनी स्पीड पर, तो वो जान लें कि आज हमने सुबह के क्लास में ताबड़तोड़ सेक्शन के अंदर हरियाणा के जो सिविल सर्विसेज है, एससीएस बोला जाता है उसे, राइट। दिस इज फॉर द पीपल हु आर नॉट नोइंग मच अबाउट हरियाणा सिविल सर्विसेज, उनके लिए बता दें कि 24 के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने किए हैं 5 फैकल्टीज ऑफ एकेडमी, सुबह लगातार 9 बजे से लगभग 2 बजे तक उस पेपर को हम लोग डिस्कस किए डिटेल। तो उस वीडियो को आप देखें ताकि जान पाएं कि हरियाणा में अलग अलग सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के थे, किस लेवल का आपको प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसकी भी तैयारी कर सकें और आगे के वर्षों में या इस वर्ष आप अपीयर हो रहे हैं तो उसको फोकस कर पाएं। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका नाम आ जाता है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से जाना जाता है डीएनए। तो और ये बहुत ही कॉमन है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल हेलिक्स का मतलब है जैसे कोई सीढ़ी ले ली आपने, ठीक है, कोई सीढ़ी लिया लैडर, ठीक है, उसमें ऐसे पायदान होते हैं और इसको ट्विस्ट कर दिया जाए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। तो इसका बैकबोन किस चीज का बना हुआ है? शुगर फॉस्फेट। ये आपको लर्न कर लेना अच्छे से। शुगर फॉस्फेट इज द थिंग दैट इज विद व्हिच द बैकबोन इज मेड अप ऑफ। ओके, इसके बाद और स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या चीजें हैं। ये क्या है? सारा फॉस्फेट ग्रुप एज वेल एज फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। इसके साथ साथ आपको लर्न कर लेना चाहिए कि जो बेस पेयर्स हैं उनकी आप डिटेल्स बता देंगे। देखिए आप यहाँ पर दो हैं, दिस इज व्हाट 1 एंड दिस इज व्हाट 2, दिस इज व्हाट 3 एंड दिस इज व्हाट 4। ओके, लाइक दैट बेस पेयर्स हैं। साथ ही साथ में इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसको तो जान लें कि कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हम पर बात कर रहे थे वो कौन कौन से हैं इसमें? डीएनए के अंदर होता है एटीसीजी, ऐसे आप लर्न करेंगे एटीसीजी। ए स्टैंड फॉर एडेनिन, टी स्टैंड फॉर थाइमिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन एंड जी स्टैंड फॉर गुआनिन, राइट। दीस आर द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इनके बीच में पेयरिंग होता है। देखिए पेयरिंग किसके बीच में होता है? जी और सी के बीच में। जी स्टैंड फॉर गुआनिन एंड सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, ठीक है। इसी तरह से ए एंड टी के बीच में पेयरिंग हुई है, राइट। और जो ये पेयरिंग होते हैं इनके बीच में बॉन्ड कौन सा टाइप है वो आपने देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड का इसमें टाइप है। ओके, सो इस तरह से आपने ये पैटर्न्स होते हैं, लगातार फॉलो होते हैं। ये वन बेस पेयर है जीएनसी के बीच में, सेकंड इज टी एंड ए, देन अगेन जीएनसी रिवर्स हो जाता है, राइट। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आई एम श्योर इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और इसके पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके राजस्थान में, हरियाणा में, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में, जनरल साइंस में ये सब पूछा जाता है। ओके, देन लेट्स कम टू, अच्छा साथ ही साथ में इसके साथ साथ में आप आरएनए भी प्रिपेयर कर लेंगे कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है। बल्कि कमेंट कर दीजिए कि आरएनए और डीएनए में कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है स्पेसिफिक जो आरएनए में है, डीएनए में नहीं है, या डीएनए में है वो आरएनए में नहीं है। प्लीज आप कमेंट करें, दैट्स ग्रेट। फाइन, ओके। आई एम श्योर शिवानी आपको वॉइस वाला इशू नहीं है अब, क्योंकि बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो ठीक है, तो आप अपना डिवाइस चेक कर लें शिवानी। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट एंड दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर। हम जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको हम आगे पूरी बात समझने की कोशिश करें। तो वही है यहाँ पर क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हुआ इसका रेप्लिकेशन, किसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। और आप जानते हैं जो रेप्लिकेशन किसके थ्रू होता है? वन डीएनए फॉर्म्स न्यू डीएनए द टाइम सेल, ओके, इज डिवाइडिंग, राइट। देन सेकंड फंक्शन जो था इसका प्रोसेस का है ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और मैंने अभी कमेंट में यही पूछा है आपसे, फटाफट बताएं। एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठोक करके लाइक भी करें, ठीक है। रेस्ट आर द सेम इन बोथ। फटाफट इसमें आप थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सेज दें अपनी एक्टिवनेस के, quickly by emojis, with the help of emojis you may just respond. Okay, DNA में thymine है and you're still in RNA, that's great. Rest are same in both, thymine exclusive in DNA, this is fine. Nancy, Sangeeta ma'am, Mohit, they have reflected it, so fair enough. Let's proceed next. So हमने देखा कि फर्स्ट में क्या हुआ, रेप्लिकेशन में डीएनए से क्या बना, डीएनए नया, यहाँ पर बना है डीएनए से आरएनए। और ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। आप जानते हैं कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज स्पेसिफिकली नोन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर ये बना रहा है प्रोटीन, राइट, प्रोटीन। सो यही तीनों फंक्शंस आपके डीएनए के हुए, छोटे छोटे क्वेश्चंस ये खूब पूछे जाते हैं कि इनका क्या काम है, राइट। सो आई एम श्योर ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, देन कम टू कलेक्टिवली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन।
राइट। सो इन तीनों को कलेक्टिवली सामूहिक रूप से समग्र रूप से क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, केंद्रीय सिद्धांत के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है, हिंदी में आप जानते हैं। ओके, केंद्रीय सिद्धांत के रूप में इसको संदर्भ है ये। सो लर्न द सेंट्रल डॉगमा। ओके, सो कलेक्टिवली ऑल दीस फंक्शंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। तो यही पूछा जाता है कि अगर तीनों होते हैं तो किस टर्मिनोलॉजी से इसको जाना जाता है। ठीक है, लेट्स कम टू एंड सीधा क्वेश्चन है एग्जाम से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। आरएनए फॉर्म डीएनए, तो इसको हम बोल देते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बड़ी रिवर्स जो बेसिक जो आपने प्रोसेस पूरा पढ़ा कि डीएनए से क्या बना आरएनए, यहां पर क्या कर रहा है? आरएनए फॉर्म्स डीएनए कॉमन इन वायरसेस। ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पर देखा जाता है? वायरसेस के अंदर। ओके, आई एम श्योर दिस इज डन। सो आप फटाफट इसको लर्न कर लें, सीख लें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज देयर इन द वायरसेस। नाउ लेट्स कम टू लर्न जीन। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम सीख लेते हैं और चीजें रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज मैं यहां बता देता हूं कि ये नोट्स काफी प्रिसाइज हैं, ये सेक्शन काफी प्रिसाइज है और इस बात का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है कि राजस्थान या किसी स्टेट पीसीएस पर जनरल जनरल से क्वेश्चंस इन सब चीजों पर क्या आते हैं, केवल चीजों को हमने फोकस किया है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट द जीन। जीन अब देखा आपने, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस एंड सेल में क्या रिलेशन है? सो थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिए, सेल, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए का क्या सीक्वेंस होता है? इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लें, बहुत से लोग इसको भूलते हैं बाद में। ओके, सो लेट्स लर्न द डेफिनेशन फर्स्ट। और हिंदी भाषी बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं, अदरवाइज हमें थोड़ी सी बन जाती है नाराजगी, ताकि वो बाद में समझे। हालांकि अपनी भाषा में हमने ये रखा है, साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश को दोनों बहुत मेहनत से बना रहे, ताकि आप इसको क्लियर कर पाएं। ओके, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है जिसमें आनुवंशिक जानकारी होती है, राइट? सो बेसिकली व्हाट्स दैट? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है जीन इन डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज दिस। अब क्वेश्चन है कि भाई जीन को अगर बहुत दो शब्दों में समझा जाए तो क्या कहें? हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? आई विल डू इट, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज व्हाट जीन इज। ओके, अब देख लें फंक्शन। आनुवंशिक रूप से आनुवंशिक सामग्री को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। दिस इज जस्ट ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, दैट ग्रेट। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, दैट्स फाइन। सो राइट, तो न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स तक तो लगभग याद रख लेते हैं लोग। क्रोमोसोम्स के बाद जो से फर्दर स्मॉलर यूनिट्स हैं, उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो यहाँ पर आप देखें, अच्छा एक क्वेश्चन था, ये क्या चीज? हम फंक्शन की बात कर रहे थे, जीन की। जीन का फंक्शन पहला तो हुआ पीढ़ी मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक जो मटेरियल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना, और दूसरा फंक्शन है इसका रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज व्हाट जीन आल्सो डू। ओके, जीनोम की बात करते हैं। अब छोटे-छोटे टर्म्स हैं, ठीक है? आगे चल के दिक्कत करते हैं, जब इसको थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आती है लोगों को सीक्वेंस सेट करने में। तो जीनोम क्या है? पढ़ लीजिए, किसी जीव का संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ, समझ गए? माने कोई भी एनिमल है, हम हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में टोटल जेनेटिक मटेरियल कितना है, ठीक है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। तो जीनोम मान लीजिए कि हमारी बॉडी में हम सारी सेल्स को सेपरेट कर दें, देखें ईंटों की तरह, फिर उसके न्यूक्लियस निकाल लें, राइट? और न्यूक्लियस के अंदर फिर हम चले जाएं क्रोमोसोम्स पर, फिर उसमें से जेनेटिक मटेरियल, सो जो जेनेटिक मटेरियल माने जीन्स सारा इकट्ठा निकाल करके छान लें। ओके, ऐसा हो गया जीनोम। तो जीनोम कई बार लोग बहुत अच्छे से कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जब इस क्वेश्चन को पूछते हैं तब, राइट? इवन बहुत से कैंडिडेट्स मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, द टाइम वी कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज फॉर डिफरेंट स्टेट पीसीएस सर्विसेज, उसमें जब छोटे-छोटे सवाल हम पूछते हैं तो बच्चों को, कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चन उड़े हुए रहते हैं, मतलब पूरी तरह से उसमें कांसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जीनोम क्या हुआ? कि सारा का सारा मटेरियल है। यदि मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एक संतरा दिया गया है, उसके बीज निकाल करके बताओ कितना वजन है। संतरा है मान लीजिए वो 200 ग्राम का या 300 ग्राम का एक संतरा है, ऑरेंज है, उसके सारे बीज निकालिए और उसका वेट कीजिए, राइट? तो ऐसे ही पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसका वो है ये, ठीक है? जीनोम। ओके, देन लेट्स कम टू वायरसेस। इसी सेक्शन में वायरसेस। वायरसेस क्यों? वायरसेस का हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप वायरसेस को डीएनए, आरएनए एंड रेप्लिकेशन, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो, और बायोटेक्नोलॉजी को समझें। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दिस सिंपल, अ सेलुलर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, आरएनए, ठीक है? तो इसका जो मटेरियल है वो क्या है, किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड डीएनए एंड आरएनए। तो अगर पूछा जाए वायरसेस का जो, वायरसेस किससे बनता है? जैसे घर बनते हैं ईंट वीट ये वो मटेरियल से, ऐसे वायरसेस किससे बने हुए? तो फर्स्ट चीज बताइए क्या है? वो प्रोटीन्स है। सेकंड क्या हो सकता है? उसमें डीएनए हो सकता है एंड आरएनए हो सकता है, ठीक है? अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक? होस्ट स्पेसिफिक है, अभी बात कर लेते हैं। इनफैक्ट ओनली स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि जो वायरसेस होते हैं वो मेजबान विशिष्ट होते हैं, ठीक है? हर जगह वो फ्लरिश नहीं करते, ठीक है? दूसरी बात इसका मीनिंग ये भी है कि इट बिकम्स एक्टिव व्हेनेवर इट इज एंटरिंग इन द होस्ट सेल। जब भी ये किसी भी मेजबान कोशिका के मेजबान शरीर में प्रवेश करता है तभी ये एक्टिव होता है, अपने को रेप्लिकेट करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, एटसेट्रा। सो ये हुआ हमारा वायरसेस। अब हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यहां से शुरू होती है कहानी एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी पर, ठीक है? और ये हमारा टॉपिक स्पेसिफिक है, एंजाइम्स, एंजाइम्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? ठीक है, मान लीजिए कि कोई ये मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है, ये ऐसे कुछ डिजाइन है इसका। ओके, दिस इज व्हाट द मशीन इज। इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट? दिस इज व्हाट द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट मशीन। अब इसमें कोई काट छाट की जाए, सिंपल। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर से कुछ काटना, तोड़ना, जोड़ना, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड पेन है, इसको कुछ काट करके कुछ जोड़े, ये करें, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कुल मिलाकर के जीन्स में कोई बदलाव किया जाए, उसको काटा जाए, तोड़ा जाए, जोड़ा जाए, निकाला जाए, ऐड किया जाए, डिलीट निकाला जाए, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इसी को बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि बेसिकली ये है क्या? ये जो सारी कहानी है ना, इसको क्यों बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग? एबीसीडी, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सोचते हैं भाई ये आरएस का क्वेश्चन है, एसएस का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, राइट? यही है कि भाई कोई स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके जीन में कुछ काट छाट बदलाव किया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, हम इसको बोलते हैं एंजाइम्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए देखो, जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं वो है मेंस स्पेसिफिक, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं समझना है आपको, ठीक है? आपको परेशान भी नहीं होना, जनरल जनरल चीजें समझनी चाहिए, ठीक है? सो हियर इज द डायग्राम ऑन योर स्क्रीन व्हिच इज डिपिक्टिंग एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझिए। इसमें पहली चीज क्या बताई गई? वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स, और दूसरी बात बताई गई है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? अब सबसे पहले एक कोई स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है? ये कोई स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। या ये स्ट्रक्चर है,
और इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये कोई डिजायर्ड जीन है, ये पूरी की पूरी क्या है, आइसोलेटेड क्रोमोसोम, ये है आइसोलेटेड क्रोमोसोम, और इस आइसोलेटेड क्रोमोसोम पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया डिजायर्ड जीन, दैट थिंग दैट इज व्हाट एग्जिस्टिंग एंड शोइंग स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला डिजायर्ड जीन है, इसको हमें चाहिए, ये अपन को मांगता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कटिंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको किसी स्पेसिफिक एंजाइम से इतने हिस्से को हम क्या कर ले रहे हैं, काट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए कहीं और जगह हमें इसको लगाना है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसी की हेल्प से वो जो कटा हुआ पार्ट है इस दूसरी जगह, ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काट लिया गया, ये काट लिया गया। काटने के बाद में जैसे वहां था ये, इसको हमने काट लिया, काटने के बाद ये जो डिजायर्ड जीन है इसको क्या किया गया, एक नई जो स्ट्रक्चर है, माने आइसोलेटेड प्लाज्मिड है, वेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये जो आइसोलेटेड प्लाज्मिड है वेक्टर, इसके इस पार्ट को जो अनडिजायर्ड था, यहाँ पर कोई एक ऐसा पार्ट है जो अनडिजायर्ड है, उसको हमने काट करके हटा दिया, विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट करने के बाद में वो जो डिजायर्ड वाला जीन था उसको यहाँ पर आके ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जो ट्रांसफर करके इसको जोड़ते हैं, इसका टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, लिगेशन, ओके, लिगेशन, डीएनए लिगेज, ये डीएनए तो इसको किसके थ्रू किया गया, डीएनए लिगेज, क्या है इसके बारे में हम डिटेल आगे जानेंगे। सो लिगेशन करके, ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री एंड्स हो गए जहां से की चीजें जुड़ रही हैं, ठीक है। इस पर आपको बहुत ज्यादा कुछ इतनी सारी चीजें नहीं समझनी, टेक्नोलॉजी साइंस आपको कोई जाकर के एक साइंटिस्ट की तरह ये सब काम नहीं करना है, बस हमें ये समझना है कि आइसोलेटेड क्रोमोसोम है, इस पे डिजायर्ड जीन होता है और उसको रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से इसको सेपरेट करके किसी आइसोलेटेड प्लाज्मिड पर वेक्टर पर इसको जोड़ देते हैं, ओके। अब देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, इसको अच्छे से और समझिए, ओके। सो ये है न्यूक्लियस, जस्ट अ मिनट, डीएनए जीन, सेल मेम्ब्रेन, दैट्स फाइन, ठीक है। सो दिस बिकमिंग सो बिग, वो एक पार्ट तो रह गया था ना, ठीक है। सो लिगेशन करके क्या हुआ, ये हो गया, हमें रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर हमको मिल गई। तो आगे चलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एंजाइमों का एक परिवार है, एक ग्रुप है जो न्यूक्लिक अम्लों माने डीएनए आरएनए को काटता है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द फैमिली ऑफ एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स व्हिच इज यूज्ड टू कट द न्यूक्लिक एसिड दैट इज फ्रॉम आरएनए और डीएनए, नाउ नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और केमिकल नाइफ्स। तो इनको यही नाम दिया गया है कि भाई ये एक तरह से आणविक कैंची है, मतलब केमिकल्स की मदद से किसी चीज को काट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनको हम कहते हैं, इनको हम बोल सकते हैं, ये वाले एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड के पार्ट्स को काटने के काम में आते हैं, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स या केमिकल नाइफ्स, ओके। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच आर यूज्ड टू कट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम अ आइसोलेटेड क्या क्रोमोसोम, आइसोलेटेड क्रोमोसोम से इसको काटने वाले मॉलिक्यूल को क्या हम सीजर या केमिकल नाइफ कह सकते हैं, आंसर इज यस, ओके। ये है आणविक कैंची या रासायनिक चाकू के रूप में इसको जाना जाता है। नाउ टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हो गए इसके, ओके। जिनको लगता है कि सर आई एम डेवलपिंग माय कांसेप्ट, आई एम लर्निंग थिंग्स बेटर, प्लीज डू कमेंट, आई नीड जस्ट टू मोटिवेट माय सेल्फ सो दैट आई मे बी इन दैट मच एक्सप्लेनेशन पार्ट, अदरवाइज थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। अगर आपको लगता है सर नहीं मैं बिल्कुल अच्छे से लर्न कर रहा हूं एंड मेरे फंडामेंटल्स को मजबूत कर रहा हूं मैं इसके थ्रू, प्लीज डू कमेंट फटाफट। सो हमने क्या बात कर लिया इसको, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको समझ आ गया है, आई एम प्रीटी श्योर। न्यूक्लियस क्या है, फैमिली ऑफ एंजाइम्स या ग्रुप ऑफ एंजाइम्स व्हिच इज यूज्ड टू कट द न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए और आरएनए। बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है ये इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स या केमिकल नाइफ्स भी कहते हैं, ओके। देन कम टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हो गए न्यूक्लियस के, पहला हो गया आपका आरएनएस, आरएनएस बोलते हैं, कट्स आरएनए, इसका काम है ये। देन डीएनएस, दिस इज यूज्ड टू कट डीएनए। तो क्या डीएनए और आरएनए एक ही टाइप के न्यूक्लियस से काटा जाता है, आंसर इज नो, ठीक है। फॉर आरएनए इट इज दैट एंड फॉर डीएनए इट इज दिस, ठीक है। इसको जब आप सिंपलीफाई करके पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बहुत ही साउंड हो जाता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहता क्वेश्चन पर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ओके, कट डीएनए फ्रॉम एंड्स। दूसरा हो गया एंडोन्यूक्लियस, कट डीएनए फ्रॉम द सेंटर। तो सीधी सीधी सी बात ये है कि व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस, व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, राइट। चलिए, सो आई एम श्योर ये बातों को सब आप अच्छे से समझ गए। सो एक्सो का मतलब है एंड्स, ध्यान रखना बाहर से ऐसे ऐसे इसके पॉइंट्स सब पॉइंट्स बनाए जाते हैं कि आप पक्का गलती करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड से, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द सेंटर, तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो थोड़े से टेक्निकल बनाए जाते हैं। देन कम टू रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। अब देखो डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स कौन से हो गए, ये रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी जो हम बात कर रहे थे ऊपर जो डायग्राम बनाया था हमने ऐसा, ये क्या है, एक आइसोलेटेड क्रोमोसोम है और इसके अंदर इतना सा पोर्शन को हमने क्या रिकॉग्नाइज किया, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज डिजायर्ड, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज डिजायर्ड जीन, राइट। सो अब डिजायर्ड जो जीन है इसको काटने के लिए कौन सा न्यूक्लियस यूज किया जाता है, आंसर इज, व्हाट्स द आंसर हियर, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। इज इट क्लियर? यू पीपल आर कमेंटिंग नाइसली सर, अकेडमी के एंड पे थोड़ा लेट रिसीव होता है कमेंट्स, यहाँ चैट में पहले विजिबल है। न्यूक्लियस कौन सा क्या चीज है, ग्रुप ऑफ या फैमिली ऑफ एंजाइम्स, इसको मॉलिक्यूलर सीजर से ये भी कहते हैं, डीएनए और आरएनए को काटने का काम आता है। अगर आरएनए को काटने, आरएनए के लिए यूज किया जाता है तो इसको बोलते हैं आरएनएस, अगर डीएनए को कट करने के लिए डीएनएस, और अगर डीएनए को कहीं एंड से, डीएनए के कहीं एंड से इसको काटा जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, कहीं इन बिटवीन सेंटर से कहीं निकाल देते हैं एंडोन्यूक्लियस। साथ ही साथ में इन बिटवीन माने स्पेसिफिक साइट पर डिजायर्ड जीन को करते हुए हम स्पेसिफिकली इसको कट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। सो ये सारी चीजें आई एम श्योर आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि खाली काटना ही नहीं है, जोड़ना भी है, राइट। काट करके जो चीजें हमें अलग हो गई हैं। सो नाइस ऑफ यू मिसेस राज, दैट्स ग्रेट। कोई बात नहीं है अभी मैम, यू आर वर्किंग हार्ड, आई यूजुअली फाइंड योर नेम आल्सो इन द कमेंट सेक्शन, हाउसहोल्ड वर्क्स विद क्लास, दैट्स सो नाइस, हेड्स ऑफ टू पीपल, ठीक है। सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम, आप बहुत मेहनत कर रही हैं अपने परिवार के लिए। जितनी भी मैम्स हैं यहाँ पर आपके बच्चे आपको देखते होंगे, आपके परिवार आपको देखता होगा, ठीक है। हम उन परिवारों से भी गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके यहाँ बच्चियाँ हैं और मेंस हैं और वो पढ़ना और बढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ सहयोग बनाएं, ठीक है। मेरे इस अंश को इस मिनट से थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अपने अपने घर में मेरे शब्दों के माध्यम से रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिए। देखिए हमारे सर ने फैमिली के सभी पुरुषों या परिवार के बाकी सदस्यों से रिक्वेस्ट किया है कि यदि आप पढ़ना और बढ़ना चाहते हैं तो आपका परिवार आपको मदद करे, ठीक है। हमने भी अपने हेडक्वार्टर पर एक मातृशक्ति प्रोग्राम बनाया है जिसको हम मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर हमने हरियाणा की 22
जिलों की अलग-अलग टॉप क्लास की गर्ल्स को ला करके रखने का प्रयास किया है। उनको हम अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ देते हैं, बेस्ट से बेस्ट सुविधाएँ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और हम उनके साथ रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं और उनको गाइड करते हैं, साथ ही साथ ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है? सो ऐसे करके हमने महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए ये किया है। आगे हम ये चीज़ें बॉयज़ एंड सर्स के लिए भी करेंगे। सो दैट्स ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं, काटने का तो काम बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लाइगेज़, लाइगेज़ एंजाइम, ठीक है? लाइगेज़ जो होते हैं, जैसे हमने वहाँ पर देखा था डायग्राम में, इनका काम है व्हाट जॉइनिंग। इनको यूज़ किया जाता है टू जॉइन 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड टुगेदर, ठीक है? तो मान लीजिए कि कोई 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, ओके? और इनको जोड़ने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है, जैसे जिस एंजाइम का उपयोग करते हैं, उसको हम बोल देते हैं लाइगेज़। सो लाइगेज़ एंड न्यूक्लियस में डिफरेंस पूछा जाता है या इसके मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लाइगेज़ एंड न्यूक्लियस। ओके, सो फेयर एनफ। अब हम चलते हैं आगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? शुरू करते हैं। डेफिनिशन क्या है? टेक्निक यूज्ड टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। कायदे से हमारे जेनेटिक मटेरियल का एक स्पेसिफिक कोड है, ठीक है? एक खास कोड होता है हर जीव के अंदर। बट जब उसके स्पेसिफिक कोड को मॉडिफाई किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, उसको तोड़ा जाए, जोड़ा जाए, कुछ अवांछित चीज़ों को निकाला जाए, वांछित चीज़ों को ऐड किया जाए, तब हम इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके? सो देन एप्लीकेशन, क्या इसका फायदा है? जीवों में नए गुण जोड़ना, ठीक है? जीवों में नए ट्रेट्स। आप जानते हैं कि हर जीव के अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं। वी आर नोन टू हैव अराउंड 20,000 ट्रेट्स, ओके? हमारे अंदर 20,000 ट्रेट्स होते हैं। मॉर्निंग से आपके साथ हैं सर। सो नाइस ऑफ यू। Blessed with the best family, sir. Both personal academy also. Everyone so supportive. That's great. Mother of Avi Veera. Oh, oh, that's so nice. So you are really show for Avi and Veera. You have written your name. Example, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर और दूसरी बात एग्जांपल है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जीनोम एडिटिंग, ठीक है? जीनोम आप जान गए, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर एडिटिंग किया। एडिटिंग का मतलब है कुछ निकालना, कुछ जोड़ना, ठीक है? साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गया। तो इसको इस तरह से आप लर्न कर लीजिए कि जैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, ये सब चीजें इसका एग्जांपल है, इसका एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ओके, देन कम टू जेनेटिक डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। क्या है इसमें? देखिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहली बात तो ध्यान रखिए, इसको 6 स्टेप्स में हमने डिस्कस किया है। तो चरण, स्टेप्स माने चरण। सो स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड सारे के सारे स्टेप्स पर अलग-अलग चरणबद्ध क्वेश्चन आते हैं। ये बात इसलिए है, इसलिए हमने इसको डिटेल डिस्कशन किया है कि दीस स्टेप्स आर टेकन टू फॉर दिस पर्पस, राइट? तो पहला चीज है 1, आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है? आइडेंटिफाई, जस्ट अ मिनट। वेलकम। ओह, राइट। सो व्हाट आर द के साथ सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का जीन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? कि भाई मेरा रंग थोड़ा सा फेयर है, मुझे अफ्रीकी जैसा दिखना है, ठीक है? तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा इंटरेस्ट है, राइट? दूसरा, जस्ट मजाक कर रहा था, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज एम्पलीफाई द जीन यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर को आप अच्छे से और समझ लेंगे डिटेल्स में। एम्पलीफाई द जीन यूजिंग पीसीआर। अब आप सब जानते हैं कि हमने क्या डिटेल्स की हुई हैं यहाँ पर। आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन। सो ये हमारा हो गया आइसोलेटेड क्रोमोसोम, एंड इन दैट आइसोलेटेड क्रोमोसोम दिस इज व्हाट आई हैव आइडेंटिफाई द डिजायर्ड जीन, दैट इज व्हाट द डिजायर्ड जीन, राइट? सो अब मैंने इसको एम्पलीफाई कर लिया, समझ लेना। इंसर्ट द जीन इनटू अ वेक्टर प्लाज्मिड। अब उस चीज को निकाल करके थर्ड स्टेप में हम उसको प्लाज्मिड में, वेक्टर जो होता है उसमें उसको इंसर्ट कर देंगे, राइट? सो थोड़ा सा उस पिक्चर को समझ लीजिए एंड फिर मैं आपको इस चीज को सरल कर देता हूं। द थिंग दैट इज व्हाट एंजाइम यूज्ड। ऐसे ये हुआ हमारा क्या चीज? आइसोलेटेड क्रोमोसोम। वहां से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, उसको स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं उससे कट कर लिया, कट इस तरह से कट करके कर लिया, और ये हमारा डिजायर्ड जीन तैयार हो गया। दूसरी तरफ हमने लिया एक वेक्टर जिसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया आइसोलेटेड प्लाज्मिड, एंड यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक से रिप्लेस कर जाए। सो इसको हमने डीएनए, सॉरी पहले इसका लिगेशन किया, माने वहां से काटा। काटने के लिए हम जानते हैं, आप अभी डिस्कस किया, हम यूज करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज यूज्ड टू कट सर्टेन पार्ट्स, ठीक है? और जिस न्यूक्लियस को डिजायर्ड मतलब जीन के लिए यूज किया जाता है उसके लिए हम बोल देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों? क्योंकि ये कहीं इन बिटवीन चॉइस वाली जगह पर इसको हम काटते हैं, और फिर इसको किसके साथ जोड़ा जाता है? किसी न किसी लाइगेज के साथ। तो ध्यान रखना है, न्यूक्लियस इज यूज्ड टू कट द जेनेटिक मटेरियल एज वेल लाइगेज इज यूज्ड टू जॉइन द जेनेटिक मटेरियल। ओके, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग ऑब्टेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके, और द कैरेक्टरिस्टिक। सो इस चीज को आपको इस तरह से कोरिलेट करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली, दूसरे में एम्पलीफाई जीन यूजिंग पीसीआर कर लिया, थर्ड में हमने जो वेक्टर प्लाज्मिड था जहां उसको जोड़ना है उसको कर दिया। नाउ ट्रांसफर द वेक्टर इनटू होस्ट सेल। अब उसको होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, तो उस होस्ट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम डीएनए से बने, डीएनए में जीन है, और वहां पर इसको इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा? इंटीग्रेट कर जाएगा ये जीन इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए, उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा और एक नई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई, मल्टीप्लाई द होस्ट सेल, ओके, विद द डिजायर्ड जीन। दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। नाउ आउटकम क्या क्या फायदा है इससे? इसका पहला फायदा है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एलएमओस आल्सो, जैसे जीएमओ बहुत पॉपुलर है, ऐसे ही एलएमओस होता है। डू यू नो द फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ एलएमओ? That's fine. Okay, so that is what the living modified organisms and transgenic organisms. So this is how we learn it. So remember, ठीक है? जैसे आपका जीएमओ पर जब हम सवाल पूछते हैं तो बहुत अच्छा से जवाब आता है, जब लेकिन जब एलएमओस पूछते हैं तो उस पर जवाब नहीं आता। पर यहाँ पर जो हमारी फैकल्टीज हैं उनमें उनको अच्छे से तैयार है, दे ऑल आर एस्पायरेंट फॉर यूपीएससी, डिफरेंट स्टेट सर्विसेज। ओके, आप लोग देख रहे होंगे बड़े यंग यंग से, आपको लगता होगा क्या पढ़े इनसे, ठीक है? अरे भाई वो बच्चे हैं, बच्चे दिखते हैं पर हैं वो बाप रे बाप, है ना? So keep learning, keep learning. So let's proceed. अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जीएमओ जो था, हाउ जीएमओ वर्क, कैसे करता है। तो इस स्लाइड से मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीएमओ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया, दिस आल्सो जेनेटिकल, या दैट्स ग्रेट।
ओके सो फर्स्ट है डिजायर्ड जीन इज आइसोलेटेड, ठीक है, वो आप जान गए कैसे आइसोलेट किया। नाउ जीन इज इंसर्टेड इनटू एन एक्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के लिए जोड़ा किससे, काटा किससे, आपको पता है। अब ये जो मटेरियल है इसको क्या किया, ये जो न्यू डीएनए बना है इट इज इंसर्टेड इनटू अ सेल, इसको सेल के अंदर डाल दिया गया। सेल में बाकी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अब वो सेल के अंदर हो गई, सेल अपनी खा पी के मस्त मैच्योर हो गई, उसके बाद में वो डिवाइड करेगी, सेल्स डिवाइड करेगी तो अपने जैसी सेल्स बनाएगी, उसके अंदर जो जीनोम माने जेनेटिक टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें प्रेजेंट है, राइट। सेल्स ग्रो विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंसर्टेड जीन, जो इंसर्टेड जीन है ये देखो, ये देखो, ये स्पेशल ब्लू कलर का जो खूबसूरत सा हिस्सा है, ये देखिए ये कहां पर है, खूब सारा यहाँ पर दिख रहा है, ब्लू 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 हर सेल के अंदर है, ठीक है। पहले अपन एकदम ऐसे रंग का था, अब अपन ऐसे रंग का होना मांगता है, राइट। दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक इज, ओके। पहले अपन बुद्धू था, अभी थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। द नेक्स्ट थिंग, तो दोस सेल्स आर इंटरेस्टेड इनटू प्लांट। अब प्लांट में अगर किया गया है तो प्लांट से रिलेटेड जीएमओ है, एनिमल्स के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सा एनिमल्स को जेनेटिफाई, ओके, लाइक जीएमओ बनाया गया है, राइट। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लीज नेम एनी ऑफ द एनिमल, हां, व्हिच इज जीएमओ। कमेंट में करें फटाफट जिनको पता है, ठीक है। हमारी फैकल्टी में 75% ही आंसर दे पा रहे हैं, 25 बाद में पढ़ेंगे, इनकी परीक्षा लूंगा बाद में, टेक्नोलॉजी की, साइंस की। एनीवे सो चलते हैं आगे। एनिमल्स, सॉरी, ये सेल्स हो गए इंसर्टेड इनटू प्लांट, प्लांट ग्रो टू स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मॉडिफाइड जीन्स, इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हो गए, इस तरह से जीएमओ वर्क करता है। आई एम प्रीटी श्योर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई एक साथ, ठीक है। इसको लर्न कर लेते हैं, अभी आता है, कोई बात नहीं, इनको कमेंट करने दीजिए एंड देन आंसर विल कम। ओके, लेट्स कम टू लर्न सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जीएमओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। सो फ्लावर सेव टोमेटो फाउल रेजिस्टेंट, राइट। फ्लावर सेवर टोमेटोस दुर्गंध प्रतिरोधी, कैसा है ये, एक ऐसा जीएमओ है जो कि फाउल रेजिस्टेंट है ना, माने जब उस प्लांट में उसको डालेंगे तो धीरे-धीरे जो स्मेल, बैड स्मेल हो जाती है, जस्ट ड्यू टू व्हेन यू नो एवरीथिंग, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल बॉडी पार्ट और थिंग हैज इट्स ओन सेल्फ लाइफ, ठीक है, उसका अपना एक जीवन काल होता है, ठीक है। और जैसे-जैसे आप जानते हैं प्लांट के प्रोडक्ट्स को, प्लांट प्रोड्यूस को सेपरेट करके हम रखते हैं, बाद में कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो उसको धीरे-धीरे डिकंपोज करते हैं, फिर स्मेल आना शुरू होती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, स्मेल खराब नहीं हो रहा है और फिर वो यूजेबल फॉर्म में रहता है। अगला पॉइंट आ गया हमारे पास, गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, राइट। सो विटामिन ए को बीटा कैरोटीन भी जाना जाता है, सीधा एक क्वेश्चन। दूसरा कि जो गोल्डन राइस है रिच इन विटामिन ए है, ठीक है, डन। नाउ सुपर पोटैटो, ओके, प्रोटीन रिच। जीएमओस पर हम बात जब करते हैं, जब सवाल करते हैं, इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, तो हार्डली एक या दो कैंडिडेट बोल पाते हैं कि सर आई नो दिस जीएमओ ओनली, ओके। सो हम लोग फटाफट बात करेंगे, पहला आपने टोमेटो पे कर लिया, दूसरा आपने गोल्डन राइस पे कर लिया, ओके। तीसरा आप कर लीजिए सुपर पोटैटो, क्या है ये, प्रोटीन रिच है, पोटैटो प्रोटीन रिच है ना, अदरवाइज तो क्या होता है, स्टार्च रिच, पोटैटो माने आलू, आलू माने आलू जैसा, समोसे जैसा आदमी, राइट। बट अब उसको क्या कर दिया गया, प्रोटीन रिच, ठीक है। तो जितने भी लोग जिम वगैरह में जा रहे हैं, they may consume that potato rich, sorry, protein rich potato, okay. The fourth one, super banana, vitamin A rich, ठीक है। तो जरा आप मुझे बायोलॉजिकल नहीं बता दीजिए फटाफट, विटामिन ए को केमिकली बायोलॉजिकली क्या कहते हैं हम। विटामिन ए में तो हम तो उसको जानते हैं कोड से, ठीक है, राइट। जो मैं कमेंट पा रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, थोड़ा और ब्रेन चलाइए। चौथा, फोर्थ हमने पूरा कर लिया। नाउ फिफ्थ वन, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस में हमें मिलता है, उसको मैंने यहाँ पर आखिरी में रखा है, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल, राइट। बीटी ब्रिंजल अब है क्या, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, बैसिलस thuringiensis है, thuringiensis है, ठीक है, बैसिलस। सो अब ये है बीटी कपास और बीटी बैंगन, ठीक है। तो बीटी कपास और बीटी ब्रिंजल, दिस इज अनदर जेमो, ओके। और यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल का नाम बताइए, तो ये है, दैट इज व्हाट जीएम माइस, ओके, ठीक है। माइस एक तरह से चूहे होते हैं, ठीक है। जो लोग जस्ट यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बोल देता हूँ, राइट। चलिए, रेगुलेशन क्या विनिमय विनिमय होता है, क्या क्या रेगुलेशन है। अब कैसे, देखिए क्या हुआ कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी तो हमने सीख ली, पर क्या हम उसको टोटली अलाउ कर दें कि भी वो दुनिया में प्रैक्टिस हो, धड़ल्ले से प्रैक्टिस हो, या उस पे कोई रेगुलेशन होना चाहिए, कोई इस पे एक्ट होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं और उस सेक्शन पर हम लोग आगे चल के बात करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने लिख दिया जीएएसी, स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। विदाउट अप्रूवल ऑफ दिस कमेटी नो साइंटिस्ट और एजेंसी और द डिपार्टमेंट्स कैन वर्क ऑन जीएमओ वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। आप जानते हैं, अब तो नहीं, बट शुरुआत में जब हम लोग एस्पायरेंट थे और हम अपने कंपटीशन दिया करते, तब पढ़ा करते कि जब भी जीएमओ पर काम होता तो कोई ना कोई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट पीपल उसको अपोज करते थे, तो उसके पीछे कुछ कारण थे, ठीक है। खैर, तो ये क्या है, एक नियामक एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं जीआईएस या जीएक, ओके। नाउ क्या काम करता है ये, दिस इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स पर किया जाता है, तो इस पे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी जीन, ऐसी चीजें हम डेवलप कर दें जो बाकी जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए थ्रेट बन जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग अंडर दिस मिनिस्ट्री। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, जहां से आता है। और ये सारे के सारे बड़े एग्जाम्स अलग-अलग स्टेट पीसीएस सेक्शंस पे हैं, उन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर रखा, बाकी को हटाई करके हटा दिया गया है, या उम्मीद करते हैं कि कोई और सवाल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएमओ, एलएमओ और ट्रांसजेनिक जीवों के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। दिस इज, अनुमोदन का मतलब है ग्रांट्स, ठीक है। अब फ्री में तो होगा नहीं वो काम, ठीक है। हर कोई तो भाई थार सीरीज चलाएगा नहीं, राइट। कि आइए पढ़िए फ्री में, एंजॉय करें, हमें बड़ी खुशी है, ठीक है, कि हम जब अपने सपनों को आयाम या आकार या अप्रूवल बहुत जरूरी है, एंड ग्रांट्स बहुत अच्छे खासे आते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इस सेक्शन पर जो भी रिसर्च स्कॉलर्स काम करते हैं, उनको अच्छा खासा फंड्स मिलता है। So this is also one of the what regulation of GEAC. Okay, I'm sure till here we have completed and time doesn't allow anymore to discuss the things. So I'm on point में क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. So once again I welcome each one of you. Okay, the only GMO currently approved and used in India only. No, but you come बाद में. Okay, right. ठीक है, साथ ही साथ में DMH11, इसका मतलब है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 अंडर ट्रायल फॉर कमर्शियलाइजेशन, ओके, जिन पर सीधे क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट थिंग इज जीन थेरेपी, बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है, आप समझें एग्जैक्टली जीन थेरेपी में क्या होता है। हमें बहुत ज्यादा इसकी डीप नॉलेज नहीं चाहिए, जितना चाहिए मैं आपको शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। इसमें बेसिकली जीन थेरेपी में किया क्या जाता है कि एक जेनेटिक जो इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू ट्रीटमेंट किए जाते हैं डिजीजेस
बाय मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पर जहां पर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। मतलब बेसिकली हिंदी में अगर कहते हैं इसको तो संशोधित संशोधित किया गया रोगों का इलाज करने के लिए। सो रोगों का इलाज करने के लिए जो एक आनुवंशिक इंजीनियरिंग टेक्निक है उसका क्या नाम है? सीधा क्वेश्चन, आंसर इज दैट इज व्हाट द जीन थेरेपी। ओके, देन कैसे किया जाता है, इसके क्या-क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज जीन रिप्लेसमेंट, जहां पर कि क्या करेंगे, एक अस्वस्थ जीन को उसी कार्य वाले स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। कोई रीजन है, कोई जीन है जिस जो कारण बन चुका है किसी व्यक्ति के अनहेल्थ के लिए, इसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं जीन रिप्लेसमेंट या जीन प्रतिस्थापन। ओके, नाउ द सेकंड इज जीन ऑगमेंटेशन, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है जीन ऑगमेंटेशन, संवर्धन। संवर्धन का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना। क्या करेंगे इसमें, अस्वस्थ जीन के साथ साथ क्या क्या कर दिया जाता है, स्वस्थ जीन को भी ऐड कर दिया जाता है। इन दैट व्हाट इज डन, इंसर्ट हेल्दी जीन अलोंग विद अनहेल्दी। तो जब ऐसा करेंगे तो इसको हम बोल देते हैं ऑगमेंटेशन। जब इसको रिप्लेस कर देंगे अनहेल्दी जीन को विद हेल्दी जीन तो इसको बोल देंगे रिप्लेसमेंट। तो दोनों में ये डिफरेंस है सीधे, राइट। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, और ये है जीन करेक्शन, रिपेयर्स द फॉल्टी जीन्स यूजिंग स्पेसिफिक टेक्निक। तो करेक्शन किया है यहाँ पर क्योंकि कोई जीन फॉल्टी हो गया है एंड टेक्निक के माध्यम से। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल सेक्शन है, मेंस पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि प्रिपेयर करना चाहिए, बाकी इसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दैट इज क्या एप्लीकेशन है जीन थेरेपी के। पहला कि जैसे आप जानते हैं अल्जाइमर, पार्किंसंस, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के इलाज में जो है ये इनिशियल सक्सेस है, दिस इज इनिशियल सक्सेस फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आपको थोड़ा-सा आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अल्जाइमर एंड पार्किंसंस जो है ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक एनीमिक कंडीशन है ड्यू टू द डिफॉर्म शेप ऑफ आरबीसी, ओके, ब्लड सेल। तो इस सब के लिए किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया में मतलब ये एक अप्रूव्ड फॉर जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है सिकल सेल एनीमिया के लिए। देन कम टू कार्ड सेल थेरेपी। कार्ड सेल थेरेपी में क्या होगा कि कैंसर के उपचार के लिए भारत में एक तरह से ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो आप सीधे-सीधे क्वेश्चन कर लीजिए कि कार्ड सेल थेरेपी में किस रोग का निदान किया जाता है, दिस इज फॉर कैंसर, लर्न इट। देन कम टू इसको डेवलप किसने किया इस थेरेपी को, तो इसको किया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड आईआईटी मुंबई, ओके। देन इसका जो कमर्शियल नेम है वो है नेक्सकार या NEXCAR 19 इसका नाम है, एंड इसका जो टारगेट किया गया जिस डिजीज के लिए वो है ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया, राइट, और ल्यूकेमिया दैट इज व्हाट द टारगेटेड डिजीज इज, ओके। सो आई एम प्रीटी श्योर यहां तक आपने लर्न किया किसको टारगेट करता है, ल्यूकेमिया को। इसका नाम है मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है NEXCAR 19 रिलेटेड टू व्हाट, तो आंसर इज कार्ड सेल थेरेपी, जो कि एक तरह से जीन थेरेपी है, ठीक है, डन। और ये सारे सारे क्वेश्चंस अलग-अलग फॉर्मेट में, इसलिए 4-5 पॉइंट्स में ये लिखे गए। नाउ लेट्स कम टू जीन और जीनोम एडिटिंग, जैसे इसका नाम है संपादन। जैसे आपको अगर कोई टेक्स्ट दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको आप एडिटिंग करें, राइट, दैट्स फाइन, ठीक है। सो जीनोम एडिटिंग एडिटिंग मतलब क्या किया गया इसमें, मतलब संपादन किया गया। मान लीजिए आपने कोई लेखन लिखा है, यदि आपको कहा जाए इसमें एडिट कीजिए, या किसी आपके फ्रेंड ने लिखा है, यदि आपको कहा जाए एडिटिंग कीजिए, तो क्या करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ काट छाट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ निकालेंगे। ऐसे ही एक टर्म है जीन या जीनोम एडिटिंग, तो इसके अंदर जैसे इसका नाम कहता है वैसे इसका काम है, द मोस्ट एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्योंकि देखो एडिटिंग कर रहे हैं, है ना, एडिटिंग इन दैट सेक्शन। अब किया गया था टू अल्टर डीएनए एट अ प्रिसाइज लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रिसाइज लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या क्या करते हैं, डीएनए को अल्टर करते हैं इस माध्यम के साथ, तो दैट्स व्हाई वी से मोस्ट एडवांस। अब इसके की एंजाइम कौन से हैं, एंजाइम जैसे आपने देखा कि कई सारे एंजाइम्स हैं जिनसे हम की एडिटिंग माने कटाई या एडिशन करेंगे, तो एंजाइम जो की है वो है CAS9, ये लर्न करना है आपको। क्रिस्पर बोल लीजिए या CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9 ये है, ठीक है। देन अब हमको बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है फुल फॉर्म में, दिस इज नेक्स्ट इज लाइक, ठीक है। हाँ, बट ये जरूर देख लीजिए कि एक क्वेश्चन और आ जाता है साथ ही साथ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को थोड़ा सा आपको सेपरेटली भी तैयार करना चाहिए कि बेसिकली दे आर टाइप ऑफ वायरसेस, ठीक है, जो बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, बस और ज्यादा कुछ नहीं। सिग्निफिकेंस माने उस टेक्निक का सिग्निफिकेंस है अलाउ साइंटिस्ट टू क्योर डिजीज एंड इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म। सो ना केवल ये जो है डिजीजेस को ट्रीट करता है, साथ ही साथ में कोई नए लक्षण ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने, तो वहां पर भी इसको करता है, एंड द टेक्निक इज यू लर्न इट व्हाट इज दैट, जीनोम एडिटिंग और जीन एडिटिंग, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो जीनोम या जीन एडिटिंग है, ठीक है। इससे रिलेटेड नोबेल प्राइज लॉरेट्स कौन-कौन है, 20 का नोबेल प्राइज है, अवार्ड हुआ है इमैनुअल, ठीक है, चारपेंटियर, Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna for discovering genome editing using that technique. So learn this thing, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन है किसका, नोबेल प्राइज 2020 का, ओके। इसकी डिटेल बाद में कर लेंगे, टाइम बचेगा तो। अब हम बात कर लेते हैं स्टेम सेल्स की। सो टिल हियर आई एम श्योर अंडरस्टूड सर, इन योर एसएस कोर्स यू प्रोवाइड नोट्स ऑन दिस, या दिस एसएस कोर्स में ऑलरेडी नोट्स मिला हुआ है अंकित नांदल, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपको जानता हूं कहीं से, बट यस, एसएस के लिए जो भी हमारा बैच अभी करंटली फंक्शन कर रहा है, अभिमन्यु एंड अर्जुना, उसमें जितने भी हमारे नोट्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, ठीक है, सारे सारे ऐप के थ्रू ऐप में जो एनरोल्ड है, राइट, उनको हम करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज मोर और लेस समझ ही लगती है, कुछ यस 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 हाँ सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं, उनके नेम में ही टर्मिनोलॉजी है तो समझ लग जाता है, और जो क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं ना वही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, लेकिन जब आप नाइसली इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो हो जाता है आंसर, सो दैट्स फाइन। आई एम श्योर आपको जो आंसर है अंकित मिल गया होगा, मेरी बात से आप समझ गए हैं। अगर आप कुछ और डिटेल लिखना चाह रहे हैं अपनी बात तो लिखें, मैं जवाब देता हूँ, ओके। सो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स। अब देखो जैसे इसका नाम है स्टेम सेल्स,
माने ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेम है सेल्स, क्या काम होता है? कॉमन सी बात है, बेसिकली ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में जिस समय जायगोट बनता है, जो फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी है, वो फैलोपियन ट्यूब में, हर व्यक्ति के माँ के जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ कहीं बनता है, उसके बाद उसमें वो लगातार डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद में बॉल ऑफ सेल्स बनती हैं। वहाँ पर किसी भी सेल को बहुत स्पेसिफाइड नहीं है कि आगे चल के वो शरीर के कौन से अंग को बनाएगा, कौन आँख बनाएगा, कौन शरीर के मतलब लीवर बनाएगा या स्टमक बनाएगा वगैरह, ठीक है? वहाँ पर बॉल ऑफ सेल्स हैं, पर जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता है, सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाता है और उनको रोल अलॉट हो जाते हैं कि वो क्या शरीर के अंग बनाएंगे, राइट? पर यहाँ क्वेश्चन क्या है स्टेम सेल का? वो भी कुछ उसी टाइप का है, उसकी जो फीचर्स हैं वैसे ही हैं, कैसे? अनडिफरेंशिएटेड एंड दैट हैज़ गॉट कैपेबिलिटी। किस चीज़ की कैपेबिलिटी थोड़ा-सा आप समझिए कि ये प्रिमिटिव है नेचर में, काफ़ी ज़्यादा आदि माने आद्य, प्रिमिटिव, जस्ट जनरल, कॉमन, ओके, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एनी स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी। सो इसको इसीलिए हम बोल देते हैं मास्टर सेल्स। व्हाई डू वी से मास्टर सेल्स? बिकॉज़ दिस हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग, फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ ऑर्गन और टिश्यू सेल्स, ओके, दैट वाज़ इज़ द स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के लिए एक डायग्राम है यहाँ पर, इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है? स्टेम सेल में देखिए सबसे पहले तो ये हुआ हमारा यहाँ पर स्टेम सेल, ये कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड। इसकी क्या कैपेबिलिटी है? इट कैन टर्न अप, इट कैन मेक द न्यूरॉन सेल, इट कैन मेक द एपिथेलियल सेल्स, इट कैन मेक द कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके, बोन सेल्स होती हैं, इट कैन मेक द एंटेरोसाइट्स, इट कैन मेक द कार्डियक मसल टिश्यूज, इट कैन मेक द फैट सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड देयर इन एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस हैज कैपेसिटी टू फंक्शन। अब थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है स्टेम सेल थेरेपी, होती क्या है, कैसे की जाती है, किन अंगों में होती है वगैरह, ओके। सो इसका हो गया आपका ट्रीटमेंट मेथड यूजिंग स्टेम सेल टू रिपेयर डिसफंक्शनल, इंजर्ड और अनहेल्दी टिश्यू। सो ये हमें क्लियर हुआ, इस ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है? क्या यूज करके? स्टेम सेल्स यूज करके। किन किन सेल्स को ये रिपेयर करेगा? जो सेल्स जिन्होंने अपना काम बंद कर दिया या फिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं या फिर वो बिल्कुल अस्वस्थ हैं, उन सब सेल्स को इसके थ्रू रिप्लेस किया जाता है। अब इसके इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? रिजनरेटिव मेडिसिन। इसको रिजनरेटिव मेडिसिन भी बोला जाता है। तो क्या ये कोई बायोकेमिकल है? यस, बायोकेमिकल तो है स्टेम सेल, लेकिन क्या ये ओनली केमिकल है या मेडिसिन है? नो, रिजनरेटिव मेडिसिन है, ठीक है? जैसे कि हमारी सेल, हमारी मान लीजिए कहीं खरोच लग गई, कट लग गया, तो सेल्स खुद ब खुद अपने को रिजनरेट कर देती हैं, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक कंडीशन में फंक्शन करती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं रिजनरेटिव मेडिसिन या इसको पुनर्योजी चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ, इसके अनुप्रयोग हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट हुआ रिसेंटली अप्रूव्ड इन इंडिया फॉर ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट यूजिंग बोन मैरो स्टेम सेल्स। सो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स हैं, ठीक है? ये होती है वहाँ, उसकी लोकेशन है और इसको अप्रूवल मिल गया टेक्निकली, माने प्रैक्टिकली प्रूव हो गया, प्रैक्टिकली सिद्ध हो गया कि ये प्रॉपर ढंग से फंक्शन करती है। अब क्या कोई नियामक एजेंसी भी है स्टेम सेल्स को यूज करने के लिए? क्या इसके पीछे कोई रेगुलेशन भी है? यस, देयर इज सम रेगुलेटरी बॉडी और इसका नाम है सीडीएससीओ। सीडीएससीओ इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर व्हिच इज फंक्शनिंग ऑन स्टेम सेल्स। स्टेम सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया अगला। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट की इनोवेशंस के बारे में बात करें। प्रमुख नवाचार हैं, क्या-क्या नवाचार हैं, माने क्या-क्या नई बातें हो रही हैं इसमें? एक तो बीटी कॉटन पर इंडियाज़ ओनली अप्रूव्ड जीएमओ, साथ ही साथ में जीन थेरेपी पर जैसे हमने बात किया, इट इज जस्ट अ प्रोसीजर, इट इज जस्ट अ मेथड टू टैकल व्हाट? जस्ट अ मिनट, लेट मी सी दैट इश्यू। ओके, सो हम लोग बात करते हैं, जी कॉटन हो गया, अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी पे। तो आपने देखा क्या है ये कि अल्जाइमर, सिकल सेल एनीमिया या फिर पार्किंसंस, सबको सबको ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इन सब के लिए टैकलिंग क्रिटिकल डिजीज, इसको इसके थ्रू इसको टैकल किया जाता है। नाउ कार्ड सेल थेरेपी में जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इंडियाज ब्रेक थ्रू है, ये ध्यान रखने की बात है, दिस इज इंडियाज ब्रेक थ्रू, राइट? नाउ क्रिस्पर CAS9 जो कि एक तरह से एंजाइम है रिवर्साइजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग विद प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग, ठीक है? तो काफी सटीक फंक्शन है इसका ये। और स्टेम सेल थेरेपी ट्रांसफॉर्मिंग रीजनरेटिव मेडिसिन एंड कैंसर ट्रीटमेंट, जहां पर हम बात करते हैं स्टेम सेल के थ्रू। ओके, सो ये सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस हो गए आपके। इस पर जो भी 1 2 3 क्वेश्चंस आएंगे, आई एम श्योर एक क्वेश्चन जरूर आता है एक, ठीक है? उसका आप आराम से कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सरोगेसी एंड ओवरव्यू। सरोगेसी क्या है बेसिकली? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर आप बता सकते हैं कि क्या किसी फिल्म स्टार को जानते हो जिसने किसी अपने एक बच्चे को सरोगेसी टेक्निक से जन्म दिलाया है? एक बार जरा आप बताएं कि आप लोग कितना थोड़ा सा एक्टिव है इस सेक्शन पर। काफी पुरानी बात हो गई, बट यस, लेट अस सी, ठीक है? सो बेसिकली सरोगेसी है क्या चीज? इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है इन व्हिच अ वुमन सरोगेट मदर अग्रीज टू कंसीव, कैरी एंड डिलीवर अ चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन और कपल, ठीक है? सपोज आई एम अ फीमेल एंड देयर आर टू, सपोज आई एम अ, ओके, ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज द फीमेल, ये एक फीमेल है, राइट? और ये कपल्स हैं, मेल एंड फीमेल। इनको कोई बायोलॉजिकल चैलेंज है बच्चे को जन्म देने में, तो इन्होंने इन फीमेल के साथ कोई क्या किया? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट डेवलप कर लिया, ठीक है? और इस फीमेल को क्या बोला जाएगा? सरोगेट मदर बोला जाएगा। एंड नाउ शी इज रेडी, किस चीज के लिए ये तैयार हो जाती है? शी इज एग्री टू कंसीव द बेबी, उसको थ्रू आउट जेस्टेशन, जो गर्भकाल है, उसको कैरी करने के लिए, साथ ही साथ उसकी डिलीवरी के लिए दिस फीमेल इज रेडी। ओके, राइट। सही लिख रहे हैं प्रवीण कुमार, इज करंट बैच नॉट ओल्डर, प्लीज रिप्लाई। Just a minute, I'm currently preparing for UPSC, sir. My other subjects are already prepared. I want to prepare science in depth because SCS is asking science in more depth. Is it possible to enroll? कोई क्या किया? एग्रीमेंट सेट कर दिया कि भाई वही इनकी मतलब बहुत सारा अभी आगे बात करेंगे टेक्निक्स में, क्या 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 टाइप्स होते हैं सर्विस के। तो इनके लिए ये बच्चे को जन्म देगी, ये कंसीव भी करेंगी, कैरी भी करेंगे, डिलीवरी भी करेंगे, इस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। और ये पूरा लीगल प्रक्रिया है, ऐसे नहीं है। सो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं, इसको बोला जाता है रेंटल वॉर्म या किराए का गर्भ, या इसको बोलते हैं, वन मोर हिंदी टर्म इज देयर, हाँ, किराए की कोख, कोख वर्ड यूज करते हैं। ओके, रेंटल वॉर्म। ओके, नाउ टाइप्स क्या है? बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है ना? अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, जहां पर कि सिर्फ मतलब
समाज में परोपकार करने के लिए, बेनिफिट के लिए, इसका इसलिए तो परोपकारी नाम भी है, परोपकारी सरोगेसी है। हियर इन दैट सरोगेट मदर इज नॉट पेड बियॉन्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो जो कपल है वो देखेगा, बट इनकी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो उस पर कोई पेमेंट वाला मैटर बनेगा। तो ये बात आपने लर्न कर लिया। देन नो मॉनेटरी कंपनसेशन इज इन्वॉल्व। अदरवाइज सरोगेसी ज्यादातर, ठीक है ना, इस केस में क्या होता है, उसको कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है इसकी वजह से लोग करते हैं। नाउ लेट्स कम टू, इससे कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं हुआ, अब अलाउड इन इंडिया अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 21। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग सेक्शंस पर पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको लर्न करना चाहिए अलाउड इन इंडिया अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। टेक्निक क्या है, एक्ट क्या है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है। व्हाट एग्जैक्टली द कमर्शियल सरोगेसी इज, इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपनसेशन टू द सरोगेट मदर। अब कमर्शियल सरोगेसी ये है, और वो कौन सा था, अल्ट्रस्टिक माने परोपकारी, राइट। अब ये है वाणिज्यिक, व्यापारिक। यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट होता है, दिस इज डन बाय अ फीमेल टू अर्न द फाइनेंस, ओके, कंपनसेशन टू द सरोगेट मदर। नाउ ये वाला जो है ये बैंड इन इंडिया है ड्यू टू एथिकल कंसर्न, कि भाई इतना परोपकारी काम है, आप पैसा बनाने के लिए करेंगे। एक बात, दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास पैसे अधिक हैं, ठीक है, और वो अपने पैसे के दम पर जो गरीब लाचार लोग हैं उनका दुरुपयोग करें। तो दो रीजन इसके बनते, दोनों ही वैल्यूबल पॉइंट्स हैं जो आप लर्न करेंगे, राइट। देन कम टू बेस्ड ऑन टेक्निक, ये था किस बात पे, बेस्ड ऑन दिस थिंग पर्पस। तो इसमें आपने देख लिया कि भाई वाणिज्यिक माने कमर्शियल एज वेल एज अल्ट्रिस्टिक, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टू द टाइप। सबसे पहले यहाँ पिक्चर देख लीजिए, डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा एक साथ ये नहीं आएगा, काफी बड़ा है, ठीक है। एक एक पॉइंट इसके कवर करेंगे और इसको मैं स्क्रॉल अप करूंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए टाइप ऑन टेक्निक बेसिस कैसे बोलेंगे इसको। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल सरोगेसी, सेकंड वन इज द जेस्टेशनल सरोगेसी, ठीक है। देयर आर टू टेक्निक्स, जी जी, राइट। सो ट्रेडिशनल में क्या हुआ, इन्वॉल्व सरोगेट एंड इंटेंडेड पेरेंट, ठीक है। ये दोनों को माने इन्वॉल्व करता है यहाँ पर, ये इट इन्वॉल्व्स अ जेस्टेशनल सरोगेट एंड इंटेंडेड पेरेंट बोथ, ठीक है। डिपेंड करता है। नाउ सरोगेट यूजेस हर ओन एग, यहाँ पर सरोगेट होता है ट्रेडिशनल में अपना जो एग बॉडी मतलब उनकी ओवरी रिलीज करती है उसको ही यूज किया जाता है फर्टिलाइज द टू फर्टिलाइज द स्पर्म, ठीक है। जबकि यहाँ पर कहता है सरोगेट डज नॉट यूज हर ओन एग। तो ये जो कपल है उनका एग और उन्हीं का स्पर्म यूज करते हैं इस केस में। नाउ सरोगेट हैज ट्रेडिशनल में हैज अ बायोलॉजिकल कंसर्न टू चाइल्ड, 50% बायोलॉजिकल, ये बात लर्न कर लेनी है आपको कि जो 50% कंसर्न होता है वो बायोलॉजिकल कंसर्न, ओके, सॉरी बायोलॉजिकल कनेक्शन, सॉरी बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है। कैसे, क्योंकि एग तो फीमेल का है, स्पर्म कहीं और से लिया गया है, राइट। इस केस में क्या हैज नो बायोलॉजिकल कनेक्शन टू बेबी, एब्सोल्युटली ये डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट के फॉर्म में हमने और थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, वो इमेज थी, यहाँ टेक्स्ट के फॉर्म में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। इन दैट केस क्या हुआ, सरोगेट माँ क्या है कि अंडे को भावी पिता के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। इन दैट सरोगेट मदर एग्स इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वाला है ना। वो जो सरोगेट मदर है जो जन्म देने वाली उसी का एग, ये है टेक्निकल पार्ट, राइट। और उसको क्या कहते हैं, विद द स्पर्म द इंटेंडेड फादर, भावी इंटेंडेड माने जो भावी पिता होगा, जो भी मतलब इज अ डिफरेंट प्रोसेस। सो चाइल्ड हैज 50% ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सरोगेट मदर, ठीक है, उसका हो गया। नाउ जेस्टेशनल में क्या होता है, गर्भाविधि सरोगेसी क्या है, इसमें एम्ब्रियो इज क्रिएटेड यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल एग एंड स्पर्म ऑफ इंटेंडेड पेरेंट्स। इसमें जो फीमेल और मेल, फीमेल एंड मेल बोथ कपल्स, ठीक है, उन्हीं का ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उन्हीं का एग होगा, उन्हीं का स्पर्म होता है, ये है जेस्टेशनल, ठीक है। बट एग स्पर्म इनका है, उसको इम्प्लांट किया किसी तीसरे फीमेल के शरीर में, जहां पर कि वो उसको कंसीव करेगी, केयर करेगी, डिलीवर करेगी और जन्म देने के बाद में बच्चे को उस पेरेंट को, एग स्पर्म इनका है, उसको इम्प्लांट किया किसी तीसरे फीमेल के शरीर में, जहां पर कि वो उसको कंसीव करेगी, केयर करेगी, डिलीवर करेगी और जन्म देने के बाद में बच्चे को उस पेरेंट को दे देगी, ये है जेस्टेशनल। सो ये आपने पूरा देखो, हिंदी में तो और स्पष्ट हो जाता है, इच्छित माता पिता, इंटेंडेड पेरेंट्स, राइट। ये है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, चाइल्ड हैज नो बायोलॉजिकल कनेक्शन टू द सरोगेट मदर, किस केस में, जेस्टेशनल में। तो इसको आप जी से ले लीजिए, दिस इज व्हाट जेस्टेशनल सरोगेसी, ठीक है। इसमें कोई भी मदर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता इस केस में। जबकि ट्रेडिशनल में क्या होगा, मदर से कनेक्शन होता है, उसकी जो बच्चा है उसके शरीर में 50% जो आनुवंशिक गुण है वो उसी सरोगेट मदर के हैं, ठीक है। नाउ जेस्टेशनल सरोगेसी इज अलाउड इन इंडिया, ठीक है, नॉट एट ऑल द ट्रेडिशनल वन। तो इंडिया में हमारे यहाँ कौन सी वाली अलाउड है, जेस्टेशनल, ठीक है। किसी कोई कपल है, माता पिता है, ठीक है, कोई उनके पास कोई रीजन है बायोलॉजिकली उनको बच्चे नहीं जन्म रहे हैं, तो बट उनके पास एग है निजी और स्पर्म है, उसको फ्यूजन करा करके उसको सरोगेट माने कोई किराए का गर्भ किसी फीमेल का लेकर के उसको किया जाता है। और इसको किस एक्ट के थ्रू किया जाता है, दिस इज रेगुलेशन एक्ट 2021। सो आई एम श्योर टिल हियर यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट वेल, ओके। चलते हैं आगे। लास्ट में कई सारे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार करते जाइए अपने आप को, लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा छोटे 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 शुरू से इस टेक्निक पर। तो बेस में क्या है, तो एक्ट 21 से रिलेटेड पर्पस क्या है, व्हाई इट इज डन, क्यों इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, टू रेगुलेट सरोगेसी प्रैक्टिस एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन। अदरवाइज, ठीक है, जो लोग धनाढ्य हैं वो तो बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, फ्री रखेंगे अपने को। बहुत से लोगों को उस चीज में बायोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए एंगेज कर देंगे, दे विल नॉट बी कैरिंग एंड पेन, है ना। ऐसा कुछ चीजें आइडेंटिफाई करता है भारत देश या हमारी जो नैतिक मूल्य। नाउ क्या प्रोविजंस है, की प्रोविजंस इसके लिए, परमिटेड ओनली सरगेसी एंड जस्टिनल दिस थिंग। तो की प्रोविजंस है कि केवल परोपकारी और यही है, इसके अलावा और टेक्निक नहीं की जाती, जिसमें से भी जो परोपकारी वाला मैटर है वो हमारे देश में नहीं किया जाता, जस्ट टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन। ये रीजन, ये क्वेश्चन था कि परोपकारी वाले को क्यों नहीं हम ज्यादा करते हैं, इसमें अल्ट्रस्टिक को क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें एक्सप्लॉइटेशन होने के चांस है। प्रोहिबिटेड क्या है, कमर्शियल सर्विस। नाउ मतलब दैट इज आल्सो प्रैक्टिस, हालांकि परोपकारी नाम है इसका, ठीक है, बट इस पर रॉन्ग प्रैक्टिस जाती है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा से नहीं किया था। आगे एलिजिबिलिटी, कपल्स मस्ट हैव अ प्रूवन मेडिकल नीड होनी चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए डॉक्टर्स का, तभी होगा। ये नहीं कि भाई किसी ने इच्छा कर ली, चाहे वो बायोलॉजिकली कैपेबल है पर वो सरोगेसी टेक्निक का यूज करेंगे, नो, दे शुड हैव द मेडिकल नीड व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। इट्स नॉट लाइक एनीबॉडी कैन गेट इट डन, सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। कैन एनीबॉडी गेट इट डन, नो, क्या कोई भी व्यक्ति इसको कर पाएगा, नहीं। सरोगेट मदर्स मस्ट बी मैरिड, जो मदर होगी सरोगेट वो क्या कैसे होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, हैव एट लीस्ट वन चाइल्ड एंड बी अ क्लोज
रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल, जो भावी कपल है उसका क्लोज कोई रिलेटिव हो। तो क्लोज रिलेटिव होने का पीछे क्या कारण है, ठीक है, इसको एथिक्स में पूछा जा सकता है कि क्लोज होने के पीछे यही है, कहीं ऐसा नहीं हो दूर के लोग हों और उनको बता दिया, हालांकि द कंट्री इज बिग, इट्स पॉपुलस, जो ओके, देन प्रोहिबिटिंग सरोगेसी फॉर सिंगल पेरेंट्स, ठीक है, एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल्स एंड फॉरेनर्स। तो आपको ये ध्यान करना है क्या क्या चीज है, किसके लिए ये प्रोहिबिट करता है, किसके किसके लिए निषेध है। तो एकल माता पिता, एलजीबीटीक्यू प्लस व्यक्तियों, और थोड़ा सा डिटेल कर लीजिए, विदेशियों के लिए इस पर प्रतिबंध लगाता है कि कोई बाहर से आकर के चाहे जो यहाँ पर करता रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू डिस्कस हाउ एक्जेक्टली थिंग्स आर डन, व्हाट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सरोगेसी। ओके, सरोगेसी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट अ मिनट, गिव मी फ्यू सेकंड्स। बायोलॉजिकल फादर, और इसे इंटेंडेड भावी पिता, इंटेंडेड फादर, एंड आप जानते हैं कि जो स्पर्म है दैट विल हैव 23 क्रोमोसोम्स। ओके, दैट इज व्हाट द गैमेट फ्रॉम मेल। एट द सेम टाइम एग किससे लेंगे, बायोलॉजिकल मदर और इंटेंडेड मदर, 23 क्रोमोसोम्स उनके हो गए। अब क्योंकि ये हैं ही इतने, ठीक है, इसके अब ये भी आप थोड़ा सा सेपरेटली समझना चाहिए कि 22 जो सीएचआरस हैं, माने क्रोमोसोम्स हैं, वो सोमेटिक है, एंड प्लस 1 इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये चीज आपको अलग से सीएच क्रोमोसोम सीएचआर दे देता हूं मैं 1। सो टोटल 23 में 1 है सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 आर ऑटोसोम्स, ठीक है। अब तो गैमेट मिल गया, युग्मक संग्रह हो चुका है, ठीक है। अब करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी एग एंड स्पर्म का फ्यूजन। फर्टिलाइज्ड एग जायगोट फॉर्म एन एम्ब्रॉय विद 46 क्रोमोसोम्स, को फर्टिलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप ऑफ द वर्क इज दैट, स्टेप 2 फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इज कलेक्शन। दिस इज डन, देन इम्प्लांटेशन करेंगे, इसको कहां इम्प्लांट करेंगे, एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द सरोगेट मदर, ठीक है। इसको इम्प्लांट करेंगे, इसको एक्सटर्नली फर्टिलाइज करा लिया जाएगा एग स्पर्म को, फिर उसके बाद में इसको इम्प्लांट करेंगे, किसको किसमें इम्प्लांट करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्वेश्चन पूछा गया, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी में कहां पर कितनी चीजें कॉमन है, कितनी चीजें अनकॉमन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से विधिवत पता होनी चाहिए कि कितनी चीजें इसमें कॉमन है, कितनी अनकॉमन है, राइट। तो इम्प्लांटेशन यहाँ किया जाता है, बट किसके शरीर में किया जाता है, इसको सरोगेट मदर के जो किराए का गर्भ जिस फीमेल का लिया गया, जिसकी वो 3 कंडीशन थी, वो जो है इंटेंडेड पेरेंट के कोई ना कोई रिलेटिव होने चाहिए, सरोगेट मदर शुड हैव एटलीस्ट 1 बेबी, मिनिमम 1 बेबी, ठीक है। ये एंड ऑल कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड इन दैट। नाउ इम्प्लांटेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन कहां हुआ, सरोगेट मदर में, अब बर्थ होगा, नेक्स्ट स्टेप इज द बर्थ। द सरोगेट मदर कैरीज द चाइल्ड, ओके, टू द टर्म एंड डिलीवर्स इट। टर्म का मतलब है ऑल डेज, सो ऑन एन एवरेज 270 डेज टू 280 डेज, दैट इज व्हाट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तब बिल्कुल आप अच्छा बताएं आप कि भाई इसमें ट्रेडिशनल सरोगेसी प्रोसेस अगर आपने तैयार कर रखा है, तो इसमें फीमेल जो इंटेंडेड फीमेल है उसका रोल नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा कमेंट बताएं, आई वुड लाइक टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट, ठीक है। फटाफट इस पर आप कमेंट कर दें कि ट्रेडिशनल सरोगेसी प्रोसेस में मतलब इंटेंडेड फादर के स्पर्म को तो यूज करते हैं बट नॉट द इंटेंडेड मदर का एग, क्यों, बताइए फटाफट, कम ऑन, गिव द कमेंट फर्स्ट। आई अंडरस्टैंड दैट यू पीपल आर फीलिंग स्लीपी, इट्स टू लॉन्ग फॉर यू टू ओके अटेंड द क्लास, बट यू हैव टू शो द एंथुसियाज्म, ठीक है। आप सो जाओगे तो मेरे को नींद आ जाएगी, फटाफट, कम ऑन। अदरवाइज न्यू जॉइनिंग्स विल बी लिटिल बिट, मुझे लगता है रिस्पांस थोड़ा सा लेट मिल रहा है आपको, है नहीं, राइट। तो भाई जो कपल है उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, एटलीस्ट 50% जो बच्चा है उसमें जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हो उस पेरेंट के हो जाए 50%। तो वो एग जो सरोगेट मदर का एग को बोरो करते हैं सर्जिकली, उसको दैट इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी एंड देन इट विल बी फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म ऑफ द इंटेंडेड फादर। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। सो डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। सो कहीं इस पर आप मिसकंसेप्शन ना डेवलप करें, दैट्स व्हाई आई वांटेड यू पीपल टू डेवलप द नॉलेज। सो ट्रेडिशनल सरोगेसी में आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान की जरूरत होती है। कृत्रिम गर्भाधान किया ही क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग जो है वो इंटेंडेड पेरेंट का नहीं है, वो एग जो है वो किसी तीसरी फीमेल का है, क्योंकि मदर जो है वो एग बनाने में समर्थ नहीं है, अगर है तो उसका एवोल्यूशन प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, ये है बात। तो बर्थ क्या होगा, बर्थ तो उसको सरोगेट मदर ही देगी, डिलीवर्स द बेबी हु हैज 50% ऑफ हिज जेनेटिक मटेरियल। आप सोचो कि इसका 50% मटेरियल तो इसी का है, कितना उसको उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेशन। इन रेगुलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, हम टॉपिक को पूरा करेंगे, सो यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर लिटिल मोर टाइम, ठीक है। क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है रेगुलेशन का, प्रिवेंट्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन थ्रू कमर्शियल सरोगेसी, ठीक है। एक तो एक्ट ये रीजन है कि कोई व्यक्ति ये ना करे, पैरालिसिस करो, एंश्योर्स एथिकल प्रैक्टिसेस, ये हुआ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द सरोगेट मदर एंड द चिल्ड्रन बोर्न थ्रू दिस टेक्निक। ओके, दैट इज हाउ थिंग्स आर डन। नाउ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन क्लोनिंग। सबसे पहले देख लीजिए क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या होता है। आप जानते हैं कल आपने क्लोनिंग के ऊपर बहुत सारे आंसर दिए थे, क्वेश्चन आंसर कुछ और था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थ्रू असेक्सुअल मेथड। तो असेक्सुअल मेथड के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो लिया जाता है सोमेटिक सेल से। ओके, ऐसे छोटी छोटी बाइनर चीजें और भी आपको तैयार करनी चाहिए, दैट्स व्हाई। एंड उसके बाद में किसी फीमेल में उसको इम्प्लांट कर देंगे, खाली जेनेटिक मटेरियल को एग में, एग से क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल निकाल देंगे और जो असेक्सुअल सेल है उसका डॉली वाला जो केस है वही बिल्कुल रेडी कर लीजिए। ओके, की फीचर्स क्या है, क्लोन आर फिजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिफाइबल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्यों ये बिल्कुल इसकी तरह है, बिल्कुल पेरेंट की ही वो सोमेटिक सेल है, दैट इज व्हाई। ओके, क्लोनिंग क्रिएट्स अ रेप्लिका ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यही इसका थ्रेट भी है, यही इसकी ब्यूटी भी है, दोनों बातें थ्रेट है, मिसयूज का, और ब्यूटी ये है कि टेक्निकली दिस इज पॉसिबल टू डू, बायोलॉजिकली इट इज पॉसिबल टू डू। देन कम टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देख लीजिए, जहां पर स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इन तीनों के सम्मिश्रित तरीके से किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। इससे क्या बेनिफिट है, दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है।
कि यहाँ पर क्या होता है कि इंटीग्रेट्स द कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने सीएस एंड आईटी इसके साथ फॉर कंपाइलेशन स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस भी तीनों का कंप्राइसिंग होता है। तो इसका मीनिंग समझ गए। अब फायदा क्या है, क्यों किया जाता है इसको? एक तो जेनेटिक रिसर्च के लिए किया जाता है, डिजीज एनालिसिस के लिए किया जाता है, ड्रग डिजाइनिंग के लिए, इन सब बातों को तीनों चीजों को समझ तभी तो पता लगेगा ना कि बायोलॉजिकली कंप्यूटर साइंस के थ्रू एंड आईटी के थ्रू किस टाइप का ड्रग चाहिए, डिजीज क्या हो रही है, कोई जेनेटिक रिसर्च करना है तो कैसे करना है। ठीक है। अब एक और चीज है बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स की बात करें तो आप जानते हैं जैसे कि भाई ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर्स होते हैं जिसमें पिक करके ग्लूकोज ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है वो पता लगा लेंगे, या वियरेबल डिवाइसेस होती हैं, वॉचेस होती हैं, स्मार्ट वॉचेस सारे। ठीक है। वो हमारे बायोलॉजिकल जो भी वाइटल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकती हैं। एज वेल बहुत सारे किट्स आते हैं, टेम्पररी किट्स टू चेक डिफरेंट डेटा रिलेटेड टू द हेल्थ कंडीशंस। ठीक है। फट से हीमोग्लोबिन पता लग जाएगा, मलेरियल पैरासाइट का पता लग जाएगा, टाइफाइड की कंडीशन पता लग जाएगी। ठीक है। प्रेगनेंसी के बारे में पता लग जाएगा। तो इन सबको बोलते हैं बायोसेंसर्स टू यूज एट होम एंड अप्लाई। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? डिवाइसेस दैट डिटेक्ट द बायोकेमिकल चेंजेस इन द बॉडी एंड आइडेंटिफाई द डिजीज ओके और द प्रॉब्लम। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में एक टर्म आ गई आपकी बायोसिग्नेचर्स। तो समझे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है। बायोसिग्नेचर क्या हुआ? अब इस पिक्चर से पहले तो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए आउट ऑफ ऑल दिस ये क्या है? दिस इज अर्थ। ये दूसरे प्लैनेट्स हैं माने बाहर से पृथ्वी के बाहर के, पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर के जो भी सेलेस्टियल्स बॉडी है उससे रिलेटेड बायोसिग्नेचर्स। माने बायोसिग्नेचर्स में बेसिकली किया क्या जाता है? ठीक है। इसमें किया जाता है कि कोई भी मटेरियल या मॉलिक्यूल फिनोमेना जो है दैट इज प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ। ठीक है। कैसे समझें कि कोई मटेरियल कहां से आया, क्या है, वो किस ग्रह पर था, नहीं था। ठीक है। उसके जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो कैसे है, नहीं है। अर्थ पर है जैसे माइक्रोफॉसिल्स, ऑन एक्सोप्लैनेट्स बाहर वाले में क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मीथेन, फास्फीन, ये सारे के सारे। जैसे जो हमारा आपने देखा चंद्रयान था साउथ पोल पर, वो बेसिकली ऐसा एग्जांपल ऑफ एक्सोप्लैनेट वाला जिसमें एग्जांपल ऑफ बायोसिग्नेचर का एग्जांपल है, जिसमें कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की जा रही है। नाउ बायो रेमेडिएशन। ठीक है। जैव उपचार कैसे किया जाएगा? ठीक है। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। आप जानते हैं पानी है, समुद्र है, उस पर कोई जहाज आ रहा है, जहाज आते आते तेल बहुत सारा ला रहा है, अब उसमें एक्सीडेंट हो गया, वो जो ऑयल है उस पे स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल, या हवा में बहुत सारा पॉल्यूटेंट है, सॉइल में बहुत सारा पॉल्यूटेंट है, तो उनको बायो रेमेडिएशन से ठीक किया जाता है। क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स और लीक, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पेट्रोलियम कंपाउंड, सिंपल डिग्रेडेबल कंपाउंड्स, ऑयल ज़ैपर। ठीक है। या ये लिखा है ऑयली बोरस एस डेवलप्ड बाय टेरी। ठीक है। टेरी ने विकसित किया, एनवायरमेंट की एक एजेंसी है। टेरी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बताएं। ओके, दिस इज व्हाट द एंड नाउ लेट्स कम टू टू मोर टर्म्स दैट इज व्हाट बायोफ्यूल। डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द, देखिए दो चीजें इसमें, तो बायोफ्यूल है, सॉरी बायोफ्यूल्स में दो टर्म्स हैं, एक है बायोएथेनॉल, एक है बायोडीजल। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे। तो आप देख लीजिए डेफिनेशन फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो बायोएथेनॉल किससे बनाया जाता है? दिस इज बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये है बायोएथेनॉल। ठीक है। सोर्सेज के सारे सारे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हो गए, सारी चीजें प्रोडक्शन। अब देखो बायोडीजल एस्टिफिकेशन से बनाते हैं, तो क्वेश्चन आपको ये बताना है कि बाय एस्टिफिकेशन क्या बनाते हैं? बायोडीजल। और जबकि फर्मेंटेशन से क्या बनाते हैं? बायोएथेनॉल। बायोएथेनॉल पर सरकार बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, कौन-कौन सी कंपनीज काम करती हैं, कौन-कौन सी सरकार की पॉलिसीज हैं इस पर, और वो क्या कर रही हैं, ब्लेंडिंग उसका बायोएथेनॉल का आगे यूज क्या होगा वगैरह, ये सब चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। सो बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड बाय एस्टिफिकेशन। ठीक है। दिस थिंग नाउ सोर्सेज के क्या-क्या हैं आप देखिए। जेट्रोपा बहुत कॉमन है, एनिमल फैट, रतनजोत, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सो दिस ऑल डन। नाउ टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। इसमें लास्ट सेक्शन है और आखिरी के लास्ट 2 से 3 मिनट्स में इसको पैक करूंगा। आप समझे कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है कि टाइप्स एंड कोड बोल देते हैं, टाइप्स और कोड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये साइंस है बेसिकली, व्हिच इज ब्रोकन डाउन इनटू सब डिसिप्लिन्स दैट आर कलर कोडेड। बेसिकली इसको कलर कोड के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आप देख ही लो पिक्चर, उसके बाद में मैं इसके एक्सप्लेनेशन में आता हूं। एक्सप्लेनेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, थोड़ा सा डिस्कशन है। देखिए ये है टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर हम कहें रेड, रेड का क्या मीनिंग है? मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। रेड इज रिलेटेड विद मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल। व्हाइट से अगर किसी को बात करेंगे, व्हाइट और ग्रे, तो दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री। देन ग्रीन वाला क्या है, किससे रिलेटेड है? बायोटेक्नोलॉजी कलर कोड एग्रीकल्चर। देन गोल्ड वाला बताएंगे तो हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर आप जानते हैं अभी हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड बायोलॉजी। देन ब्लू वाला जो है बिल्कुल मैरीन एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। येलो इज फॉर फूड एनहांसमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ फूड एक्सेट्रा। वायलेट जो होता है दैट इज गवर्नेंस ऑफ एथिकल कंसीडरेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड डार्क वाला होता है वारफेयर माने डेंजरस। ओके, तो ये पीडीएफ जो आपको शेयर होगी इस पे आप आराम से डिटेल समझ लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करना पसंद करूंगा आपके लिए लास्ट के 3 मिनट्स में, लास्ट के 2 टू 3 मिनट्स। ओके, सो लेट्स सी रेड बायोटेक्नोलॉजी हमने बताया किससे है? मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, यूजिंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ड्रग्स एंड स्टेम सेल्स टू रीजनरेट डैमेज ह्यूमन। तो ऐसे करके आपको तैयार करना है। ओके, नाउ व्हाइट वाला किससे रिलेटेड है? इट रेफर्स टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और उसके अंदर सारे के सारे न्यू केमिकल्स का डेवलपमेंट, न्यू बायोफ्यूल्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नाउ ग्रीन कवर्स, ग्रीन वाला आपने देखा, याद हो गया आपको, मेनली क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोसेस, बट इसमें किया गया है बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे कि ट्री रेजिस्टेंट क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स, ये सारा इसमें किया। गोल्ड वाला आपने देखा दैट इज फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, दैट्स फाइन। नाउ ब्लू, यू नो दिस इज फॉर मैरिन और एक्वेटिक एनवायरनमेंट, राइट। अब देखिए सच एज कन्वर्टिंग एक्वेटिक बायोमास इनटू फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स, आप जानते हैं कि फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। येलो वाला किससे रेफर करता है? दिस इज रेफरिंग टू द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज रेफरिंग टू फूड प्रोडक्शन। ओके, वायलेट वाला हमने बताया आपको जैसे पहले, दैट इज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। किस किस सेक्शन में है? लॉ एंड एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्निंग ईच फील्ड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द सेक्शन, इसके बाद आप नहीं पढ़ेंगे, कोड होता है इस टाइप से, सारे सारा लर्न कर लीजिए। ठीक है। सो दैट इज ऑल रेफरिंग टू द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज रेफरिंग टू फूड प्रोडक्शन। ओके, वायलेट वाला हमने बताया आपको जैसे पहले, दैट इज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। किस किस सेक्शन में है? लॉ एंड एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्निंग ईच फील्ड। कन्वर्टिंग एक्वेटिक बायोमास इनटू फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स, आप जानते हैं कि फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। येलो वाला किससे रेफर करता है? दिस इज रेफरिंग टू द फूड मैरिन और एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे कि ट्री रेजिस्टेंट क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स, ये सारा इसमें किया। गोल्ड वाला आपने देखा दैट इज फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, दैट्स फाइन। नाउ ब्लू, यू नो दिस इज फॉर मैरिन और एक्वेटिक, अंदर सारे के सारे न्यू केमिकल्स का डेवलपमेंट। रेड बायोटेक्नोलॉजी हमने बताया किससे है? मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, यूजिंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ड्रग्स एंड स्टेम सेल्स टू रीजनरेट डैमेज ह्यूमन। तो ऐसे करके आपको तैयार करना है।